अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हर दिल अजीज शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसको घंटों हम बैठ के सुनते रहें और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ जाता है। हकायक पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, टोटली फैक्ट्स रिलेटेड इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनकी नैरेटिव्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आज हम इनको सुनना चाहते हैं। स्वागत है आभास जी, आपने टाइम नमस्ते किया के लिए। नमस्ते आरिफ जी, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू कनेक्ट विथ यू और आपके साथ बात करने के लिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। सर स्टार्ट करते हैं आपकी एक ट्वीट से। आप ट्वीट कर रहे थे कि नो जेल हैज एवर क्रिएटेड which could stop your imagination until Yes. you voluntarily submit to the institution of religion and their doctrine. Dharma is equal to cut religion. क्या मतलब हुआ? ये इस तरह के विचार एक्चुअली मेरे दिमाग में कई बार आते रहते हैं और कई बार लोग बोलते होंगे बहुत ज़्यादा पोएटिक भी हो जाता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, बट अक्सर देखा जाता है जो लिखने में रुचि लेते हैं वो कई बार मेटाफर्स को यूज़ करके चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक मेटाफर की तरह मैंने इसको यूज़ किया था। और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है लोगों के मन में कि रिलीजन इक्वल टू धर्म या धर्म इक्वल टू रिलीजन, क्योंकि इंग्लिश के पास वैसे भी शब्द कम है, उनकी वोकैबुलरी ऐसे भी कम, बहुत ही वीक होती है इंग्लिश की। कोई भी रीजनल भाषा को अगर हम पकड़ेंगे कहीं की भी हो, चाहे किसी भी लैंड की, उसके पास ज्यादा शब्द होंगे, ज्यादा स्वर होंगे और उससे लोग ज्यादा उसको डिफाइन कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम हुआ ये शब्द धर्म और रिलीजन के बीच में। रिलीजन को, हालांकि रिलीजन कम्स फ्रॉम एक वो बहुत ही, उसको ब्रॉडली अगर डिफाइन किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए हिंदी में, तो वो पंथ हो सकता है, पंथ या संप्रदाय या ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग अ सर्टेन डॉक्ट्रिन। और रिलीजन के लिए हमेशा एक डॉक्ट्रिन की जरूरत होती है। डॉक्ट्रिन के बिना रिलीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को उठा लीजिए, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी रिलीजन फॉर दैट मैटर, अगर उसमें कोई होली बुक नहीं है, एक सर्टेन रूल सेट नहीं किए गए, तो आप उस रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा होगा कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपने इस रिलीजन के टेनेंट को क्रॉस कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, जब धर्म की बात आती है तो धर्म का रूट वर्ड होता है ध्री। ध्री का मतलब होता है पकड़ के रखना, होल्ड। तो ये धर्म किसको होल्ड कर रहा है? धर्म होल्ड करता है रीत को। रीत, हमने एक बहुत पुरानी फ्रेज है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई। तो रीत जो है वो ट्रेंड है, जो वो चला ही आ रहा है। तो यहाँ पे रीत जो है, रीत का मतलब है जो कॉस्मिक ऑर्डर है या फिर जो नेचर के लॉज हैं। जैसे पानी का बहना, पानी हमेशा बहता ही रहेगा। कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं पानी को बहने से रोक दूंगा अनटिल अनलेस टेम्परेचर बहुत कम हो जाए और फ्रीज हो जाए, या फिर वो गर्म होकर के भाप की तरह उड़ जाए। लेकिन उसकी जो बेसिक टेंडेंसी है फ्लो होने की, वो चलती रहेगी। तो वो रीत है, कॉस्मिक लॉ। अगर सेब को ऊपर से नीचे गिरना है, जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उससे पहले भी हालांकि ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व कर चुके थे हम लोग हिंदुस्तान में, या और भी बहुत सारे देशों में उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में आर्यभट्ट ने बहुत पहले प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर दिया था ग्रेविटेशन का, और उससे पहले भी बहुत सारे ऋषि थे जो इनकी बात कर रहे थे। इनफैक्ट ऋग्वेद में भी ग्रेविटेशन की बात होती है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस अगेन, धर्म, तो सेब का गिरना वो नेचुरल है। तो वो एक कॉस्मिक लॉ के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, कुछ नया उसमें आप डालने की आपको जरूरत नहीं है, वो ग्रेविटेशन होगा ही होगा। तो ये रीत है। और जब इस रीत को फॉलो करने के लिए जो होल्ड करके रखते हैं, जो वो प्रोसेस को हम धर्म बताते हैं। सो धर्म इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द कॉस्मिक लॉ और कॉस्मिक ऑर्डर को हम जब साथ लेकर चलते हैं तो वो धर्म होता है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई अनपढ़ भी है जिसने कभी पढ़ाई की नहीं है, कई बार हम देखेंगे गांव में जब हम जाते हैं तो लोग के कॉमन सेंस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जो हम लोग लिटरेट हैं या जो एजुकेटेड लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नेचर के साथ जुड़ करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उनको, उनका कॉमन सेंस, उनको अब जैसे खेत खलिहान में इरिगेशन के कॉन्सेप्ट सदियों से चले आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके पास इरिगेशन के इतने अच्छे अच्छे मेथड्स थे। तो नेचर को ऑब्जर्व किया कि पानी का फ्लो कैसे होता है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है,
पानी को कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर हम फोर्स से तो डैम का क्रिएशन वगैरह सब पास्ट में भी लोग करते थे अपने इंडिजिनस मेथड से। तो धर्म को समझने के लिए आपको हाईली एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं है, आपको नेचर आपको बताएगा कि कैसे आगे चलना है। लेकिन रिलीजन को फॉलो करने के लिए, जैसे फॉर अगर मुझे इस्लाम को फॉलो करना है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बिना एक पुस्तक के मैं इस्लाम को फॉलो कर, किसी को मुझे सिखाना पड़ेगा कि इस्लाम क्या है उसके प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। क्रिश्चियनिटी मुझे सिखाना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी क्या है। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है तो बेसिक सनातन धर्म, और हम इसको सनातन धर्म बुलाते हैं यहाँ पे। तो सनातन का मतलब होता है इटर्नल, जो सदियों से चला आ रहा है। जैसे मैंने पानी के बहने का एग्जांपल दिया, कभी तो ऐसा नहीं था कि पानी बह नहीं, कल भी पानी बह रही थी, कल भी आने वाले कल में ही बहेगी, आज तो बह ही रही है। तो मैं ये एक बात हमेशा कहता हूं कि खुदा खासा अगर कल को जाकर के सब लोग कन्वर्ट हो भी गए, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब कई लोग इसको अलग वे में ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये हो भी गया, लेकिन जो ये नेचर है ना वो सनातन धर्म फॉलो करता ही रहेगा, क्योंकि नेचर डॉक्ट्रिन से बंधा हुआ नहीं है। वो पानी वैसे ही बहेगा, हवा वैसे ही बहेगी, और वो कॉस्मिक ऑर्डर को फॉलो करता रहेगा। सो बहुत ब्रॉडली बताया जाए तो धर्म का डेफिनेशन हो सकता है, जब नेचर के लॉज को बाइंड करके चलने की कोशिश करते हैं तो वो धर्म हो जाता है। और जब ऑन द कॉन्ट्रास्ट रिलीजन में आप जब डॉक्ट्रिन इंसर्ट करते हैं एक रूल बुक के अंतर्गत, और जब रूल बुक आ जाता है तो रूल कहाँ होता है, एक इंस्टीट्यूशन में होता है। तो इसलिए मेरे नजर से एक रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है। और मैंने वो जब ट्वीट किया था कि जब आप कोई भी कल्पना कर रहे हैं, तो जब पृथ्वी गोल है इस, या फिर रेदर देन गोल, जब वो स्फेरिकल है, जब वो बोला था, जब गैलीलियो ने बात की है कि जितने भी साइंटिस्ट ने बात की, हर समय धर्म नहीं रिलीजन के ठेकेदार है जिन्होंने उनको रोकने का कोशिश किया। तो उनकी इमेजिनेशन को, या फिर जो बहुत ब्रॉडली चीजों को सोच सकते थे, उस पर रोक लगा दी एक इंस्टीट्यूशन ने। वो धर्म में नहीं होता था, ये भारत में कभी नहीं होता था। अब भारत में, अब जैसे एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया था अमर्त्य सेन ने बहुत पहले, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। तो इंडियंस हमेशा, बट दैट फ्रेज इज वेरी करेक्ट, क्योंकि जो ऋषि भी थे पास के, वो एक दूसरे से अग्री नहीं करते थे बहुत सारे एस्पेक्ट पे। हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई आज भी राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि कृष्ण बड़ा है या राम बड़ा है, किसी में इस बात का टकराव नहीं है। तो वो भी चलता रहता है। वो लोग काफी ओपन थे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे जग्गी गुरु बताते हैं, सदगुरु, उनके हिसाब से वी वे सीकर्स, एंड सच में हम सीकर्स ही थे। हम ढूंढते रहते थे जवाब कि अगर ये नहीं मिला तो आगे वो, ये नहीं मिला तो वो। जैसे ऋग्वेद का पहला ऋचा शुरू होता है अग्नि से, और फिर वेद में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मेटल और क्या क्या नहीं आता। तो ये पूरे सिविलाइजेशनल को कंटेन करके रखा है कि कैसे हम नेचर के रूल को कंपोज करके आगे बढ़ते जा रहे थे। सो ये ब्रॉडली डिफरेंस है धर्म और रिलीजन के बीच में। तो रिलीजन आपको कैप्टिवेट कर सकता है, धर्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि धर्म इज बेस्ड ऑन नेचर। तो सॉरी, मैं चूंकि मैं नया हूं तो आई एम इन ए लर्निंग प्रोसेस, तो आपका थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है, और दोनों धर्म है? यस, तो ये हिंदू धर्म की जहां तक बात आती है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, जो कई बार लोग मेरे से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि हिंदू वर्ड बहुत पुराना नहीं है। बट मैं बड़ा एम्पेरिकल एविडेंस पे मानने वाला इंसान हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझसे खुश हो या नाखुश हो। हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग डरायस वन ने किया था, 6th सेंचुरी बीसी में। तो उनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जहां पे उन्होंने खुद को फारसू भी बुलाया है, और इसका भी मैं लिंक बताऊंगा फारसू का कैसे हिंदू धर्म से रिलेशन है। तो उस समय उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू का मतलब था सिंधु नदी के उस ओर रहने वाले लोग, उनको एड्रेस किया था डरायस वन ने। तो हिंदू शब्द वहां से आता है। तो यहाँ के जो लोग थे उनको ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन दिया उसने हिंदू। इन लोगों का जो धर्म था या फिर जो रूल फॉलो कर रहे थे ये लाइफ में, वो था सनातन धर्म, क्योंकि जो इटर्नल लॉ था उसको फॉलो करते हुए ये आ रहे थे। तो इसीलिए जो हिंदुओं ने जो पर्टिकुलरली रास्ता पकड़ा, जो धर्म पे चलने की कोशिश की, वो सनातन धर्म था।
तो दैट्स वाई ये ट्रांसलेट होकर के हो गया कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्योंकि हिंदू थे जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे। सो इट हैपेंड अदर वेज अराउंड। सो जैसे वो होता है कि अगर एक सेट के अंदर सबसेट आ गया, हिंदू बिकेम अ सबसेट, हिंदू विद द पीपल, तो हो सकता है और भी विश्व के कोने में लोग सनातन धर्म को शायद फॉलो कर रहे होंगे, जिसकी शायद अभी हमें जानकारी नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें धीरज रखनी चाहिए, क्योंकि आर्कियोलॉजी ने अभी शायद 1% भी धरती को खरोदा नहीं है, बहुत कुछ निकलना बाकी है। जैसे कुछ दिनों पहले तक हम ये मानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ 4000 साल पुरानी है, उसके बाद 5000 हुई, फिर 6000, वो बढ़ती ही गई। तो जितना हम पृथ्वी के सतह को टटोलेंगे, हमको और भी फैक्ट्स मिलते जाएंगे। तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म काफी सिनोनिमस है, क्योंकि हिंदू ही सनातन धर्म को फॉलो करते थे। और साथ ही साथ जो मैंने फारसू की बात की, तो डरायस वन ने खुद को फारसू बुलाया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऋग्वेद में एक ट्राइब का नाम है फारसू ट्राइब। ऋग्वेद जितने ट्राइब का मेंशन करता है उसमें से एक ट्राइब फारसू है। और ये डरायस वन खुद को आर्य भी बुलाता है, आर्यन भी बुलाता है। तो आर्य का मतलब संस्कृत में एक्चुअली नोबल मैन होता है। वो कोई रेस नहीं है, जैसा कि जर्मन इंडोलॉजिस्ट ने और ब्रिटिशर्स ने बीच में वो आर्यन द्रविडियन डिवाइड क्रिएट करने के लिए किया था। तो खुद को आर्यन भी बुलाता है। तो ये हमको वहां से लिंक करता है कि जो ट्राइब का मेंशन ऋग्वेद में हो रहा है, शायद ये वही ट्राइब था। ये जो पारसी लोग हैं जिनको जो आके रिफ्यूज लिए भारत में 8-9 सेंचुरी में जब इस्लामिक परसिक्यूशन हो रहा था, वो अब हमारे अपने ही है। तो जब डरायस वन भी जब हिंदू शब्द बता रहा है, तो मुझे कोई बुराई नहीं है एक पारसी या पर्शियन के बोलने पे, क्योंकि वो अपने ही हैं, अपने ही ट्राइब के थे जो भारत से बाहर चले गए थे। तो जिसका जिक्र महाभारत, और महाभारत में भी होता है कि मलेच, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मलेच का कॉन्सेप्ट आता है, दो पीपल जो भारत से बाहर की ओर चले गए थे, जो वैदिक संस्कृति को फॉलो करना बंद कर दिए थे, लेकिन वो निकले यहीं से थे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट डाला गया है ना, आर्यन माइग्रेशन थियरी, एक्चुअली ये उल्टा था। भारत से लोग बाहर की तरफ गए थे, न कि उधर से इस तरफ आए थे। तो वो अपने आप में एक डरायस की जो इंस्क्रिप्शन है, एक बहुत बड़ी एविडेंस है इस बात के लिए, क्योंकि वो सेम ट्राइब का जिक्र ऋग्वेद में भी है। वेरी क्लियर ये चीज है हमारे सामने। इस हवाले से मैं एज एन स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, आप अगर आप स्टार्ट करेंगे रंगून से काबुल तक, तो ये जो खित्ता है, इसके जितने भी मुसलमान हैं उनकी जनरली अपब्रिंगिंग एक जैसी होती है। वो बेशक बांग्लादेश के किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंडिया के स्कूल में पढ़ रहे हैं, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के, लेकिन जो घर में और मदरसों में जो इनकी अपब्रिंगिंग होती है, जो मेंटल माइंडसेट जो इनका किया जाता है तैयार, वो मोरलेस सेम होता है। अब मैं एक पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहाँ के स्कूलों में पढ़ा उर्दू मीडियम में, जो कॉन्सेप्ट मेरे सामने चीजें आती थी वो ये था कि शारजा में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। अब वो कहते हैं कि 4 पाकिस्तानी वहां पे शोर मचा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, और 50 या 100 हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं, हिंदू, वो बेचारे डर के बैठे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारे जहन में ये आता है कि यार ये बुजदिल कौम है, यार ये देखो कितनी बुजदिल कौम है, 4 पाकिस्तानियों से डर जाती है। ये कॉन्सेप्ट आया बीइंग ग्रूम्ड अप इन पाकिस्तानी सोसाइटी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब हम वहां बैठ के देखते हैं, क्या अवैसी ने ये कहा, बरखा दत्त ये कह रही है, या फला हिंदुइज्म के और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को एक तरह से नेग्लेक्ट करते हैं और इग्नोर करते हैं। तो हम कहते हैं यार क्या सेक्युलरिज्म है इंडिया का, यार क्या जबरदस्त सिस्टम है, वहां देखो कितनी आजादी हासिल है और ये वो। लेकिन अब जाके जब मैं इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करता हूं, जब मैं इंडिपेंडेंटली कई सालों से चीजों को देखता हूं, तो मैं कहता हूं नहीं यार, ये बुजदिल कौम नहीं है, ये नॉन वायोलेंट कौम है। ये लड़ने वड़ने के चक्कर में नहीं रहती, लेकिन जब आती है तो फिर ये पीछा भी नहीं छोड़ते। फिर हमको 71 याद आता है, ये सब चीजें होती हैं। इसी में हमारे सामने ये चीज भी आती है कि यार ये इंडिया का सेक्युलरिज्म तो एक ढकोसला है, जिसमें ये होता है कि एक मेजॉरिटी तो मुस्तकिल बलि का बकरा बनी रहती है। उसको याद दिलाया जाता है कि देखो तुम्हारी इस हरकत से मुसलमान की फीलिंग्स वो हर्ट होती हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा गया कि मुसलमान
दे मार 4.5 हिंदुओं की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं करता, तो उनकी क्या फीलिंग नहीं होती? काइंडली एक्सप्लेन अस द सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, और क्यों आपको ज्यादा मुश्किल पेश आती है अपने ही हिंदू बरादरी को कन्विंस करने में कि यार ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये अवेयरनेस है। प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत ज्यादा परेशान है, इंडियन जनरेशन। जी, एक्चुअली ये सवाल कई बार लोग हमेशा रेज करते हैं, तो एक पहले मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। एक मैंने ये अपने एक ऑफिस कलीग को एक्सप्लेन किया था जब उसने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इट अगेन कम्स टू कि कैसे हमारा बचपन बीतता है, कैसे हम बड़े होते हैं, और कैसे हम बड़े होकर के युवा अवस्था में आकर के अपने प्रोफेशन में जब आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मैं 2 केस लेता हूँ। तो अगर एक हिंदू बच्चा है तो बचपन से जब वो बड़ा हो रहा है तो वो पूजा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जाए या ना जाए, तो वो पढ़ रहा है गायत्री मंत्र, बड़ा यूनिवर्सल मंत्र है। तो गायत्री मंत्र में आप क्या करते हैं, आप गायत्री की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी के जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन, इट्स ऑल नेचर वर्शिपिंग, और कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे ब्रह्मा या सरस्वती का भी जो कॉन्सेप्ट है वो काफी कॉस्मोलॉजिकल है। इट्स नथिंग टू डू विद कि कोई सच में एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, लेकिन इट्स वेरी फिलोसॉफिकल। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को तो इट विल गो डीप इनटू द साइंस की अगर ऋग्वेद में जब हिरण्यगर्भ की बात की जा रही है तो हिरण्यगर्भ इज अ गोल्डन एग जिससे क्रिएशन हो रहा है, और वहां पे बिग बैंग की भी बात हो रही है। बहुत एब्स्ट्रैक्ट के वे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है कि ये जो तुम्हारा ईश्वर है ना वो बहुत सुपीरियर है, या फिर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो राम की आराधना कर रहा है, राम की पूजा कर रहा है रामनवमी में, तो वो जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की पूजा करेगा। वो खुश होकर के देवी की भी पूजा करेगा दुर्गा पूजा में। वो चला ही आ रहा है। अगर कोई उसका जैन साथी है तो उसके साथ जाकर के उसके भी फंक्शन में ये होगा, उसमें जाके मिलेगा। साथ ही साथ यहां तक की बात होती है कि जब ये हिंदू बच्चा आगे बढ़ता है, उसने देखा नहीं है कि उसने इस्लामिक डॉक्ट्रिन पढ़ी नहीं है, या फिर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन पढ़ी नहीं है, या फिर कोई भी रिलीजन की डॉक्ट्रिन उसने नहीं पढ़ी है, तो उसके जहन में भी हमेशा ये बात रहती है कि जैसे मेरा धर्म चला आ रहा है तो वो भी तो एक अलग ईश्वर की आराधना ही कर रहा है, एक दूसरी पूजा करने की दूसरी पद्धति है सिर्फ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। और ऑन द कॉन्ट्रास्ट जब एक मुस्लिम बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको 5 बार नमाज पढ़ना इज मैंडेटरी, उसको बताया जाता है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स अ काइंड ऑफ सुपीरियरिटी, चाहे वो इंसान बुरा हो या ना हो। एक बात उसके जहन में आप मतलब 1 हफ्ते में 35 बार बोला गया है वो चीज, तो वो उसके जहन में वो बात आ जाती है। तो वो इंसान दिल से कितना भी अच्छा हो, जब वो 30 का हो जाता है या 35 का हो जाता है तो उसके मन में उसकी फिलॉसफी वैसे ग्रो हुई है, लेकिन जो हिंदू बच्चा है उसकी फिलॉसफी डिफरेंटली ग्रो हुई है। दोनों का इंटरेक्शन कभी बीच में हुआ नहीं है। जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो रिलीजन इज समथिंग व्हिच बिकम्स वेरी प्राइवेट टू डिस्कस। लोग डिस्कशन नहीं करते इसके ऊपर। तो एक मुझे एज अ हिंदू कभी पता नहीं चलेगा कि मुसलमान के दिमाग में क्या चल रहा है, मुसलमान के दिमाग में कभी ये ना पता चलेगा कि हिंदू के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो जो गैप रहता है, जो आइडिया ऑफ एक्सचेंज, जो आइडिया जो आपस में एक्सचेंज नहीं हुए हैं, वो जाकर के एक कॉम्प्लेक्स ऐसा क्रिएट करते हैं कि जो नेचुरली सबलाइम हिंदू है वो जाकर के उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि उसको बड़ी मजाक की बात लगेगी कि गजवाए हिंद एग्जिस्ट भी करता है, उसको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ है। तो इसमें मैं नहीं बोलता हूं कि उसमें कोई बुराई है या कुछ है, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट की जहां तक बात आती है वो लोग कई बार एजेंडा ड्रिवन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू बाय नेचर काफी सबलाइम होता है। अभी जैसे मैं आपको एक कोट करता हूं महात्मा गांधी को, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये महात्मा गांधी ने बोला है। महात्मा गांधी ने 1924 में 22 मई को ये बात लिखी। उसने, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, गांधी ने बोला कि इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुस्लिम बाय नेचर इज अ बुली, हिंदू ऑन अ कॉन्ट्रास्ट इज अ कॉवर्ड। सो ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं। सो लोग महात्मा गांधी को बोलते हैं कि वो ही वॉज वेरी एंटी हिंदू और प्रो। सो मेरे हिसाब से हर पॉलिटिशियन का कैरेक्टर काफी ग्रे था। जैसे आज के पॉलिटिशियन है वो भी उस वक्त वैसी, वो हर कोई अपनी राजनीति कर रहा था उस समय के लिए। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, हर कोई अपनी राजनीति खेल के चला जाता है। लेकिन
जैसे ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि उन्हें उधर की भी किताब पढ़ी, इधर की भी किताब पढ़ी, पढ़ने लिखने वाले इंसान तो वो थे ही। तो अभी भी जो मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन है वो उन लोगों में से है जो ना अपनी किताब को अच्छे से पढ़ा है, उसने कभी अपनी दादी से पूछा नहीं कि दादी मुझे अपने चप्पल उतार के क्यों पूजा रूम में घुसना है, कभी उसने ये नहीं पूछा अपने घर में जो पुजारी हवन कराने आए कि ये हवन में हम आहुति डाल रहे हैं तो उससे नेचर को क्या फायदा होने वाला है, या फिर कभी उसके लिए, और ये है ना भारत की एक संस्कार था कि जैसे आप मेरे से बड़े हैं तो मैं आपसे हमेशा इज्जत, मैं सवाल जल्दी नहीं करूंगा और हमेशा आदरपूर्वक सर झुका करके रहूंगा, ये जो भारतीय सभ्यता रही थी। तो उस सभ्यता के चक्कर में या संस्कार के चक्कर में हमको नहीं पता था कि बाकी जो उधर की जो फोर्सेस है वो काफी डिफरेंट है, और जब दो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन साथ में आ जाती है तो आप अगर उससे कंपीट करके नहीं चलेंगे, ना ही आपके आइडिया का आदान प्रदान हो रहा है, नहीं आप उसको लेकर के एग्रेसिव हैं क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में लिप्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि दिल्ली के सड़कों पे कोई शाहरुख आकर के गोली चला रहा है या आप यहाँ बैंगलोर में बैठ करके चैन की रोटी तोड़ रहे हैं, जब तक आपके ऊपर चीजें नहीं आती आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इनकी नैरेटिव ज्यादा सेल होती है क्योंकि हिंदू ये मानने को तैयार भी नहीं होता है कि उस तरफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मैं हमेशा सबसे गुजारिश करता हूँ, सबको बोलता हूँ कि हमको हर किताब पढ़नी चाहिए। आज भी मेरे लाइब्रेरी में बहुत धर्म की किताबें, रिलीजन की किताबें रखी हुई रहती है। मैंने कुरान भी पढ़ी, मैंने हदीस पे पढ़ना शुरू किया, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूं कि हर इंसान एक हार्ड मांस का बना हुआ है, हर किसी के अंदर इमोशन है, किसमें कब परिवर्तन आएगा किसी को नहीं पता है, कोई दिल से किसी का बुरा नहीं कभी करना चाहता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विचारों का आदान प्रदान हो, और विचारों का आदान प्रदान तभी होगा जब तक हम ये ढकोसला वाला सेक्युलरिज्म नहीं बंद करेंगे। जैसे हम बकरीद की बात ले लेते हैं, अब जैसे उसमें एक बड़ी इंटेंस बहुत डीप कहानी है। जब अब्राहम जब सैक्रिफाइस करने जाते हैं तो इस्माइल का जब वो सैक्रिफाइस करने के लिए, तो उनकी जो इंटेंट थी कि अपने ही बच्चे को वो सैक्रिफाइस करने के लिए, तब गैब्रियल आते हैं और वो गोल्डन लैम्ब लेकर के, वो अपने आप में बड़ा सिंबल है, उसमें अपनी चीज को सैक्रिफाइस करने की इंटेंसिटी थी। अभी उसका डेफिनेशन काफी परिवर्तित हो चुका है, वहां बलिदान नहीं है, वहां आप सैक्रिफाइस नहीं करना चाह रहे हैं, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वो काफी चेंज हो चुका है। तो अब मैं अगर उसके खिलाफ अगर बात करूं, खिलाफ नहीं, रादर मैं जब ट्रुथ लाने की कोशिश करूंगा, अगर मैंने 50 मुसलमानों के बीच में ये बात कर दी तो शायद मेरे क्या हश्र होगा मुझे वो भी नहीं पता, और अगर मैं सेक्युलर जमात के बीच में अगर ये बात कर दिया तो वो भी हो सकता है मुझे बोलेंगे कि काफी ये एंटी मुस्लिम है, क्या बात कर रहा है, ही डजंट बिलीव इन सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म इंडिया का हमेशा वन वे ट्रैफिक की तरह चला आ रहा है, जिस तरह से ढाल के इसको बना दिया गया है। बात आपकी बिल्कुल सही है सेक्युलरिज्म के हवाले से। अब इसमें हम अगर देखते हैं तो रिसेंटली पाकिस्तान में एक खालिद करके लड़का था, उसने एक अहमदी को अदालत में जाके गोली मार दी। मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मामला ये है कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, आम पब्लिक उसको हीरो बना रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब कंपेयर करें इसको अयोध्या राम मंदिर से, कि जहाँ पे एक हिस्टोरिकल हिंदुओं के भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पे कितनी सेक्रेड प्लेस थी, उसके ऊपर 500 साल तक किसी और मजहब की मस्जिद रहती है। ये हिंदुओं का सब्र था जो ये बर्दाश्त करते रहे, वरना 200 साल से हमने सुना है कभी सिख वहाँ पे जाते हैं, कभी मुसलमान जाते हैं, लेकिन वही होता है कि आफ्टर ऑल अपीजमेंट के तौर पे गवर्नमेंट, पहले ब्रिटिश सरकार और फिर कांग्रेस सरकार, उनको रोकती रही। ये होता है कि जब ये मंदिर बनता है तो मैं ये देख के हैरान होता हूं कि अक्षय कुमार के अलावा किसी सेलिब्रिटी ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। इतने हिंदू हैं वो, रिलीजन आफ्टर ऑल काउंट्स। किसी हिंदू ने इसको बड़े स्टार्स में ले लें तो उसको अवॉइड किया, इग्नोर किया। ये अपीजमेंट है, डर है, या वो एक खोल चढ़ाया हुआ है अपने अंदर के नहीं हम बड़े लिबरल हैं और ये है। तो ये कैसा लिबरलिज्म है कि एक मौलवी को आप कहें कि जय श्री राम कहो तो वो नहीं कहता, हालांकि जय श्री राम का लफ्जी मतलब होता है राम जी जिंदाबाद, और कुछ नहीं मतलब होता। और राम जी वॉज ए किंग,
अगर आप उसको रिलीजन से भी हटके देखें तो इस हिंदुस्तान के रहने वालों के एक अजीम बादशाह थे, जिनके दौर में सब खुशल मंगल था और किसी के साथ ज्यादती नहीं होती थी। हम बाजवा जिंदाबाद तो कह देंगे एक करप्ट आदमी के लिए, हम एक कैरेक्टरलेस इमरान खान के लिए इमरान खान जिंदाबाद कह देते हैं, लेकिन हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। जिनका खाते हैं हम इस हिंदुस्तान में बैठ के, इंडिया का खाते हैं, वो बोलने से हमारा रिलीजन खत्म हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो या कोई बड़े लीडर हैं, वो टोपी पहन के मस्जिद में बैठ के अल्लाह अकबर कह देते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह इज ग्रेटेस्ट, यानी एक हिंदू वहां पे बैठ के कबूल कर रहा है कि अल्लाह ऊपर है, राम कृष्ण शंकर सब बाद में आते हैं। इतनी बड़ी ब्लेस्फेमी मजे से कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। हाउ कैन यू चेंज इट सर इन इंडिया, हाउ कैन यू चेंज इट? ये तो बड़ा मसला है। यस, एक्चुअली ये बहुत बड़ा मसला है। और जैसे बीच में जब सीए वाला कांड चल रहा था, मैं वहां से शुरू करता हूँ। तो एक यहाँ तक कि इंडियन नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र को रिप्लेस कर दिया गया था कलमा से, वहां पे लिख दिया गया लाई लाई, वो पूरा लिखा हुआ था। सो अब जब इंडियन नेशनल फ्लैग में यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ रिलीजन, सो कहीं ना कहीं, और बहुत सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज में ही फ्लैग के ऊपर कलमा लिखा होता है और कहीं आपको ये मिलेगा नहीं। सो अब बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि सेइंग दिस इज अ सेक्युलर, काफी सेक्युलर है ये। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, तो फिर मुझे जवाब इनफैक्ट हदीस से ही मिल गया। हदीस में जैसे ये जो इंसिडेंट था, द बैटल ऑफ बदर जो हुई थी, जब रसूल की लड़ाई चल रही थी मक्का में और अबू सुफियान से लड़ाई चल रही थी, तो अबू सुफियान ने हुबाल को इवोक किया, बिकॉज हुबाल वाज द गॉड ऑफ मक्का। तो मोहम्मद तो रसूल बात नहीं करते थे डायरेक्टली, तो उन्होंने मैसेज दिलवाया, आई डोंट रिमेम्बर, शायद उस्मान थे, किसी के थ्रू मैसेज दिलवाया कि उनको बोलो कि अल्लाह सबसे बड़ा है और हुबाल की कुछ नहीं चलने वाली है। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुद स्टेट कर दिया देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू गॉड्स। सो ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि अल्लाह इज वन ऑफ द इज जेनरिक टर्म फॉर गॉड, वो ऐसा नहीं है। एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मोहम्मद हिमसेल्फ, व्हाट आई गॉट फ्रॉम द फीड ऑफ द बुक, शायद मैं और पढ़ूं तो मेरा और चेंज होगा, लेकिन मैं स्टडी करता रहता हूं तो मुझे वहां से ये डॉक्यूमेंट मिले। मैंने इसके लिए वो किताब भी पढ़ी, इब्न इशक की जो सबसे पहली बायोग्राफी है मोहम्मद की, वहां पे भी ये बैटल ऑफ बदर का सेम इंसिडेंस मेंशन्ड है। तो ये बात मैंने बहुत लोगों को सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, चाहे वो साकेत गोखले हो, ऐसे बहुत सारे लोग। तो आपको भी पता होगा ज्यादा लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करके आपको आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ कि जो आपको ब्लॉक करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनका इंटेंट में गड़बड़ी है। मैं मान सकता हूँ कि कोई बहुत फ्रिंज होकर के बात कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कर दो, बड़ी अलग बात है। मैं सिर्फ आपसे एक डायलॉग शुरू करना चाह रहा हूं कि अल्लाह का कुछ और मीनिंग भी है, तो लेट्स टॉक ओवर इट। सो उसने आपको ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो डायलॉग के लिए ओपन नहीं है, वो एजेंडा के लिए काम कर रहा है। अब मैं सबसे फिर से ये गुजारिश करूंगा, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द बुक्स ऑफ द अदर रिलीजन, क्योंकि जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे, एक मुसलमान को भी हिंदू के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इनको मिली गैजेट जैसे वेबसाइट से नहीं पढ़ना होगा जो सिर्फ बकवासी, मतलब मिली गैजेट्स अगर आप ओपन करेंगे तो वो वेद को इतना मिस इंटरप्रेट करते हैं, इतनी सारी गलत चीजें हैं। थोड़ी बहुत संस्कृत सीखनी पड़ेगी, शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी, या फिर कोई भी भारतीय भाषा में कोई भी उठा करके पढ़ने से वो चीजें हिंदी में भी चीजें समझ में आने लगेगी, हिंदी रिलेट होता है संस्कृत से। तो वहां वो एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। तो जब वो एक्टिविटी होगी तो जो इतने सोए हुए हिंदू हैं या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज है, और एट द एंड ऑफ द डे आज अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा चेंज है कि ये पॉलिटिक्स भी एक दुकान की तरह है, जो हम सब ग्राहक हैं। ग्राहक ये आपसे मांगेगा तो ये पॉलिटिशियन जो दुकान पे बैठे हैं आपको वही चीज देंगे जो आप चाहते हैं। तो आज हिंदू ये खुद जब तक ये नहीं बोलेगा कि ये भगवान श्री राम का जगह है, उसके लिए हमको मिलकर के आज पूरी एकता के साथ जब लोग सामने आए, तो आज कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पे पोस्टर वगैरह लगी राम की, जो हमेशा आज तक राम मंदिर को अपोज ही किए थे। अब रही बात की सेलिब्रिटीज उस चीज को कभी क्यों नहीं एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एक पहली चीज होती है, तो लिबरल तो मुझे नहीं एक कहीं ना कहीं एक जो आइडिया बन गया था कि जो बजरंग दल है या फिर जो विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग काफी फ्रिंज लोग हैं।
और इन लोगों ने राम मंदिर मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो वो अपने आप को, उनको हमेशा ये लगता है कि जब हम अपने आप को इस मूवमेंट से जोड़ेंगे तो हम एक फ्रिंज सोसाइटी के पार्ट हो जाएंगे। आज भी वो लोग बोलते हैं कि जो 1992 में हुआ 6 दिसंबर को, वो काफी क्रिमिनल एक्ट था। मैंने भी इस पे काफी विचार किया, एक्चुअली मैंने खुद भी कई बार लिखा है कि जो हुआ उस दिन गलत हुआ, लेकिन मैं बहुत रेट्रोस्पेक्शन डाला इस चीज के लिए। तो मुझे फिर ये आभास हुआ कि जो स्ट्रक्चर गिरा, पहली बात तो कि वो मस्जिद थी नहीं, क्योंकि बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं जानता हूं कि मैंने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो मॉस्क के कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर वो आर्किटेक्चर को सफाइस नहीं करता है तो वो मॉस्क नहीं हो सकता है। तो उसकी बेसिक आर्किटेक्चर ही नहीं थी मॉस्क होने की। फिर उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नमाज भी होने चाहिए टू इट बी कॉल्ड एज अ मॉस्क, क्योंकि मॉस्क थर्ड पॉइंट ये होता है कि इट्स बेसिकली नॉट अ वर्शिपिंग प्लेस, इट्स अ फैसिलिटेशन सेंटर जहां आप नमाज अदा कर सकते हैं। इट्स नॉट, और वो तो शिफ्ट भी होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में तो कितने मॉस्क में शिफ्ट हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, पाकिस्तान में खुद हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा मसला हो गया कि अगर, जो पहली बात वो मॉस्क थी नहीं, दूसरी बात वो मंदिर पे के ऊपर बनी हुई थी, तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब वो किसी का भी हो, मतलब पहले हम ये भी भूल जाएं कि वो श्री राम का था नहीं, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत थी। अब रूल ऑफ द लैंड उस वक्त ऐसा था, जो लॉ लाए गए थे कि वो कुछ हो नहीं सकता था, वो हटाया नहीं जा सकता था उसको इतनी आसानी से। तो अगर कल को केस, ये केस एक्चुअली ऐसा है कि अगर कोई आकर के मेरे घर को तोड़ करके बैठ गया है और 300 साल बाद, जैसे मैं कम्युनिस्ट को फॉर एग्जांपल लेता हूं, कम्युनिस्टों के उन्होंने कोई जगह को कैप्चर कर लिया, वहां पे पोलिट ब्यूरो की ऑफिस बना दी। 300 साल बाद मैं बोलता हूं कि मैं इसको हटाऊंगा, तोड़ूंगा, क्योंकि लेकिन रूल ऑफ द लैंड कभी मुझे इसको अलाउ नहीं करेगा। तो रूल इतना डाइसी है कि हम कैसे डिसाइड करें कि वो लीगल है या इलीगल, क्योंकि काम तो खुद में इलीगल था और वहां पे किसी के राइट, किसी का जा भी नहीं रहा है, वो तो मॉस्क भी नहीं है, फिर हम किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? मतलब कुछ तो होना चाहिए कि क्या क्रिमिनल एक्ट हुआ वहां पे। तो मेरे रिट्रोस्पेक्शन में ये आया फाइनली कि वो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गलत था ही नहीं, सिर्फ वो मॉब का कलेक्ट होना, जिस तरह से हुलिगनिज्म हो गई थी वो गलत थी, जिस तरह से हुआ उसको हम बोल सकते हैं गलत डायरेक्शन में गया, लेकिन जो हुआ वो शायद गलत नहीं था, वो लोगों का आक्रोश था, जितना गोलियां चली, बहुत कुछ हुआ। वो राम मूवमेंट अपने आप में काफी, जब मैं तो काफी छोटा था उस वक्त, लेकिन जो मैं कहानियां सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा माहौल था। और फिर दूसरी बात आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही बोला जाता है। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब आपको ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं हो रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपको आज जो आपके खुद के देश के सबसे आइडियल मैन है उनको सेलिब्रेट करने में क्या तकलीफ हो रही है? आज तो राम के नाम पे आज तक किसी ने राम का नाम लेकर के उस तरह से, जैसे कहीं पे भी जब टेरर एक्ट होते हैं तो हमेशा ये कलमा को डेमोनाइज किया जाता है, लेकिन राम के को उस तरह से तो डेमोनाइज आज तक नहीं किया गया। तो फिर आपको क्या तकलीफ है भाई? सो कहीं ना कहीं एक जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो काफी लैक करती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हर कोई अपीस करना चाहता है, हर किसी का वो पर्पस होता होगा अपीस करना, बट जो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आखिर बजरंग दल क्यों क्रिएट हुआ, आखिर विश्व हिंदू परिषद आया क्यों, आखिर उसकी क्या जरूरत पड़ गई कि जो हिंदू कल शरण देता था पारसी को, आज थोड़ा कॉलर चढ़ा के आपसे बात कर रहा है आंखों में आंखें डाल करके, आखिर ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ गया? तो उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, हर कोई बस ये बोल रहे हैं कि तुम कैसे आंख उठा के बात कर सकते हो। तो आज भी अगर हम आंख नीचे करके बात करें तो हम उनके लिए काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं, लिबरल हैं, या और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैं हमेशा हर किसी से रीड कर अपील करता हूं कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के सिवा कोई भी उपाय नहीं है इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का। हमारे कोई भी सेलिब्रिटीज में, बहुत कम सेलिब्रिटीज होंगे जो काफी अवेकेंड होंगे, इस्लाम के बारे में भी है, हिंदू धर्म के बारे में भी, उनको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। बट एज अ ह्यूमन जब हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में रह रहे हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये आपके बीच की चीज है, आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको छू करके जाएगा ही जाएगा। आप इसको कैसे इग्नोर करेंगे? तो आपको इस पे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और कोई वे आउट नहीं है। आई डोंट सी अ वे आउट। एग्रीड आभास जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक वाकया शेयर करूंगा
कि मैं नया नया यूरोप आया था 90s, अर्ली 90s में, तो टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी थी, वही सारा जज्बात होते थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेन गया था वेकेशन पे 93 में, 94 में। तो वहाँ पे करतबा मस्जिद, हम जब घूमने जगह जगह पे जाते थे तो हम करतबा मस्जिद देखने गए। तो ज़ाहिर है वो मस्जिद चर्च थी जिसको मुसलमानों ने आके मस्जिद बनाया था, और फिर क्रिश्चियंस आके, स्पेन वालों ने, मलिका एलिजाबेल जब इजाबेल आई थी जब 1492 में, तो उसने उसको वापस चर्च बना दिया। अब जब हम अंदर गए तो मस्जिद का मिंबर बना हुआ है, बाकी पूरा चर्च है। ठीक है, मस्जिद का मिंबर है सिर्फ वो निशानी के तौर पे, एज ए टूरिस्ट स्पॉट। तो मैं वहाँ उदास खड़ा था, तो मेरी बेल्जियन दोस्त थी एक क्रिश्चियन, उसने मुझे कहा, आरिफ व्हाट हैपन? मैंने कहा कि देखो तो हमारी मस्जिद को चर्च बना दिया। उसने मेरे को पीछे से धक्का मारा, कहती है तुम्हारी मस्जिद, दिस वाज ए चर्च, यू कन्वर्टेड इट इन मॉस्क। अच्छा, मैं अपने इग्नोरेंस, अपनी जहालत पे फौरन शर्मिंदा वो मैं भी सोचने लगा। मैं कहा वाकई तो ये हमारी सोच थी। हाँ, आज भी है। आज भी आप काबुल से लेकर रंगून तक के मुसलमानों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम जहां जहां मस्जिद थी खत्म हुई है उसको तोड़ेंगे। जैसे आज मुसलमान कह रहे हैं कि हम ये राम मंदिर तोड़ के वापस बाबरी मस्जिद बनाएंगे। एक मस्जिद इतनी सेक्रेट प्लेस के, हिंदुओं के भगवान की बर्थ प्लेस, उसके लिए 500 साल भी लगे। 92 से तो लीगल बैटल चल रही है, इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, इसके बावजूद दुनिया में शोर हुआ, सब कुछ हुआ। एक मस्जिद सर, 4000 मंदिर कैसे रिस्टोर करेंगे? कैसे होगा ये सब जब दुनिया में एक हंगामा मचेगा, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये कोई नहीं बताएगा। मतलब हाइया सोफिया पे कोई शोर नहीं हुआ इतना, दुनिया में कहीं हमने कोई ज्यादा वो चीज नहीं देखी। हालांकि वो एक चर्च था, हिस्टोरिकल चर्च था, उसको कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप 4000 मंदिर, जेन्युइन केस है कि कॉज है कि वो रिस्टोर होने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी यही थी। कैसे होगा ये सर? एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत ही, ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो चीज़ों को काफ़ी पेचीदा बनाते जाती हैं। जिस तरह से लॉज, जैसे लॉज ऑफ द लैंड है इंडिया के, अगर 92 के उस वाक्य को भी हम अगर क्रिमिनल एक्ट बुला रहे हैं, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द लॉ मैकेनिज्म। ऑल्सो लॉ मैकेनिज्म का भी फेलियर था उस वक्त। और अभी जो इनफैक्ट 40,000 के आसपास जो मंदिर हैं जिनको सीताराम गोयल जी ने डॉक्यूमेंट किया है कि अराउंड 40,000 टेम्पल्स थे जिसको वैंक्विश कर दिया, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी थे। तो अभी हम जितने भी मस्जिदों में जाते हैं, बहुत सारे जितने पुराने समय के, उस समय में सभी में मंदिरों का अवशेष आपको मिलेगा। और कुतुब मीनार तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहां डायरेक्टली इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि जैन हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर, उसके अवशेष के ऊपर बनाया गया है। यहाँ तक कि जब लोग एट्रोसिटीज की बात करते हैं, जैसे इसमें मैं एक इंसिडेंट से ऐड करना चाहूंगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि आपने भी इस पे कई बार बात की है कि मुगल बड़े सेक्युलर थे, लेकिन मुगल इतने, अब और फिर उसमें सेक्युलर में भी बहुत बात हो जाती है, जैसे अकबर बाकियों से बेटर था, इस तरह की बात आती है। अरे भाई, जो कत्लेआम कर रहा है, जो हिंदुओं को मार रहा है, कोई 10,000 मार रहा है या कोई 1,000 मार रहा है, वो एक ही पर्पस से मार रहा है, जो उसका पर्पस था इस्लाम को स्प्रेड करना। उसमें कोई दूसरा रीजन उसके पास था ही नहीं। अब अकबर के पॉलिटिकल ब्रेन ज्यादा अच्छी थी या जो भी थी, वो टाइम के साथ थोड़ा चेंज हो गया। अब वो भी, और उसके बहुत अपने आप में बड़े एम्बिशंस थे। जैसे अकबर का तकबा भी उसने खुद ही को दिया था। अकबर उसने खुद को खुद ही बुलाया था। अकबर को किसी ने, बहुत सारी स्टोरी है कि किसी राजपूत राजा ने बोला, बट आईने अकबरी में पढ़ने पे वो पता चल जाता है कि अकबर ने खुद को ही अकबर बुलाया था। तो अब इस तरह के जो कहानियां आसपास गढ़ी हुई हैं, उस वजह से मैक्सिमम हिंदू, अब जैसे हिंदुओं के लिए मुगल हिस्ट्री क्या, जोधा अकबर, उनके लिए बाबरनामा मुगल हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए आईने अकबरी मुगल हिस्ट्री नहीं है। अब थोड़ा मैं डेविएट कर रहा हूँ सिर्फ पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए। तो अब जैसे हमेशा एक स्टोरी बताई जाती है कि राणा सांगा ने अकबर को, बाबर को इनवाइट किया था भारत में आक्रमण करने के लिए। लेकिन जब बाबरनामा अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं है, कोई ऐसा साइटेशन नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया हमला करने के लिए। रैदर बाबर बताता है कि राणा सांगा एक विराट राजा है, बहुत बड़ा राजा है, जो कि बहुत पावरफुल है। तो जो इतने पावरफुल राजा के बारे में बात कर रहा है
और बाद में फिर एक ऐसा केस इन्होंने क्रिएट किया कि बाद में राणा सांगा ने बाबर की मदद नहीं की, तो मतलब राणा सांगा ने धोखा दिया बाबर को। तो बाबर को बेचारा बना दिया, यहाँ पे जो हिंदू राजा था उसको विलन बना करके छोड़ दिया कि उसने उसकी मदद नहीं, उसने अपनी बात को रखी नहीं। लेकिन बात बिल्कुल अपोजिट थी, राणा सांगा वाज कंप्लीटली अगेंस्ट, उन्होंने कभी भी उसका साथ नहीं देना चाहते थे, बिकॉज ही वाज अ वेरी प्राउड हिंदू के साथ साथ वो अपने स्टेट को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। वो फॉरेनर्स से काफी संभल करके रहते थे, और बाबरनामा में इसने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया। अब यहाँ पे जब टेम्पल्स की बात आती है तो फिर कोई ये मानने को तैयार भी नहीं होता है कि बाबर ने भी कुछ गड़बड़ की थी, फिर कोई ये भी नहीं मानेगा, कुछ तो हुमायूं ने भी किया, सब ने किया है, किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है। जब ताजमहल का क्रिएशन हुआ, अब ताजमहल की भी बात आ रही है कि वो पहले शिव मंदिर था, उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब जैसे मुझे किसी भी बात को प्रूव करना है, आज भी ये डिबेट नहीं होना चाहिए कि ताजमहल के नीचे मंदिर था कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट हमारे आंखों के सामने आके पड़ा होना चाहिए, ताकि जब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जिन्होंने राम मंदिर में विश नहीं किया, उनको हम सिर्फ एक पेज का डॉक्यूमेंट दिखा दे कि भाई साहब ये एक्चुअली ऐसा था, अब आप अपना स्टैंड लीजिए। हम लोगों ने क्या किया है, फैक्ट को एक्यूमुलेट करके अच्छे से नहीं रखा हुआ है। अब जैसे सीताराम गोयल जी ने बहुत पहले डॉक्यूमेंट किया, 40,000 मंदिरों की बात की। अब उन 40,000 मंदिरों के बारे में हमारी सरकार को एचआरडी के थ्रू वो बात नैरेटिव लाना पड़ेगा। अब जैसे ज्यूज म्यूजियम जब क्रिएट किया था, डैनियल लेविंस्किन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाया ज्यूज के लिए म्यूजियम, तो म्यूजियम में जाकर के यू कैन फील द पेन ऑफ द ज्यूज, आपको फील होगा कि ज्यूज के ऊपर क्या उनकी क्या आप बीती थी, हिटलर ने क्या क्या, उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि आपको उनका कष्ट महसूस हो जाएगा। इंडिया में हमारे पास कोई भी ऐसा क्रिएशन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो दूर की बात, कोई ऐसा आर्किटेक्चर नहीं है जो आपको ये याद दिला सके कि हमारे ऊपर किस लेवल का परसिक्यूशन हुआ। जब तक वो सेंस हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक ये नहीं बताया जाएगा, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज भी मैं अपने हाथ में वो रक्षा सूत्र, ये जो लाल रंग का धागा होता है, ये पहनता हूँ, इसका है वो तो मैंने देखा, तो ये अपने आप में बड़े प्राउड मोमेंट की चीज है कि बहुत कुछ पास्ट में हुआ है। ये हम लोग को वो याद दिलाता है कि कितना कुछ सहा है हम लोगों ने पास्ट में, और ये कहीं ना कहीं एक ये जो रक्षा सूत्र है आपस में हम लोग को बांधने का जरिया होना चाहिए। ये हर किसी को सपोर्ट करना शुरू करना चाहिए, हर किसी को अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में, क्योंकि ये अगर ये चीजें बहुत सिंपल रहती, कोई जरूरत नहीं है आपको तिलक लगाने का, ये करने का, अगर चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। अभी बहुत बोल्ड होकर के आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा हर बार कि तुम्हारे ऊपर कितनी एट्रोसिटी हुई थी। इतना आसान नहीं था। जब अकबर ने, जब ये गाढ़ा की इंसिडेंस है, वहां पे जब हमला किया उसने, तो जब ही स्लॉटर्ड 200 ब्लैक काउस, और जो गायों को मार करके जो उनके सैनिक थे बूट में, अपने बूट्स उस समय आ गए थे, तो बूट्स में उनके खून डाल करके बूट से पूरे वहां के जो मंदिर थे, शिव मंदिर, पूरे खून से उसको रंग दिया था। ये मंजर था जब वो ये अकबर के थ्रू हुआ। अकबर ने एक बार जब चित्तौड़ की घटना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैसेकर किया, तो उसने जनेऊ से वेख किया कि कितने लोगों को उसने मारा है। तो वो जनेऊ जो सेक्रेट थ्रेड होता है उसका वेट था 200 kg एज पर जेम्स टोड। तो जब वो 200 kg था सिर्फ जनेऊ का, मतलब कितने लोगों को मार दिया था। और वो कितना दरिंदा था वो इंसान जो जनेऊ से ये अपने एज अ मेडल काउंट करना चाह रहा है, मैं कितने लोगों को मारा। चलो भैया लड़ाई हुई, लड़ाई खत्म, बात हो गई। और वो उसकी क्या दुश्मनी थी उन 200 गायों से जो उसको मार दिया, या फिर सिविलियन से क्या प्रॉब्लम होता था कि सिविलियंस को मार देते थे। सैनिक को मारा, फेयर एनफ। किसी भी, अब जैसे चित्तौड़ में गए तो अब 40,000 नॉर्मल पीजेंट्स को मार दिए। क्यों मारा पीजेंट्स को? जस्ट बिकॉज दे वर हिंदू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये सारी जो चीजें हैं वो एकेडमिक में बहुत सिस्टमेटिकली एम्बेड करना होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होना है, बहुत वीसियस सर्कल है। जैसे मैं बोलता हूँ ये दुकान का तरह सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हम दुकानदार, हम ग्राहक हैं, और हम ग्राहक को जैसा ग्राहक डिमांड करेगा, वो कांग्रेस का हो या कम्युनिस्ट पार्टी का। कल को ज्योति बसु भी कम्युनिस्ट थे, लेकिन वो दुर्गा पूजा करते थे, बहुत इंटेंसली करते थे। सो जो वहां की डिमांड होती है, वो ये सारी जो बातें हैं ना कि मैं कांग्रेस हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, ये सब वोट बैंक के आगे खत्म हो जाती है। आज समाजवादी पार्टी
ने ऐलान किया कि वो बहुत बड़ा स्टैचू बनाने वाला है राम का। क्यों? जिसने कर सेवक पे गोली चलाया, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी कर सेवक पे, आज उनकी पार्टी बोल रही है वो राम का मंदिर, राम का बड़ा स्टैचू बनाएगी। वो क्यों कर रही है? अब जैसे मेरे मन में तो, मैं किसी की श्रद्धा में बीच में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन ये सवाल तो बड़ा लेजिटिमेट है। जिसने राम का नाम लेने वालों के ऊपर गोली चलाई थी, वो आज पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है? वो तो पब्लिक मनी से आएगी। तो अभी तो सवाल उठनी चाहिए, भैया तुम ये क्यों कर रहे हो? तो सवाल मोदी के ऊपर नहीं उठना चाहिए कि उसने सरदार पटेल का स्टैचू क्यों बनाया। सवाल यहां उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी ने कभी अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं किया, ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। तो ये अब इस तरह का परिवर्तन आना शुरू हो गया भारत में। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये राम मंदिर जो था हमारा, ये भारत का दूसरा सिविलाइजेशनल विक्ट्री है। पहला सोमनाथ था, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सोमनाथ को हम मानते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग है वो। और शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है एक हिंदू सिविलाइजेशन के अंदर। जब कोई योग को समझने का शुरुआत करेगा तो उसको ये भी समझ में आएगा कि शिव का क्या महत्व होता है उसके लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना, आदि अंत सब शिव में ही सब समा जाते हैं, तो वो बड़ा फिलोसॉफिकल स्टेट है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सोमनाथ अपने आप में एक भारतीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा परिचायक था, क्योंकि ये जो शिवलिंग होता है वो पूरे कॉस्मोस को समा जाता है, वो पूरे हिंदू आइडिया को एक्सप्लेन करता है एक शिवलिंग। ठीक उसी तरह से ये राम इज द मोस्ट आइडल मैन। तो ये एक बहुत बड़ी दूसरी सिविलाइजेशनल विक्ट्री है, क्योंकि अभी जस्ट 3 हफ्ते पहले जो वेस्ट में हगिया सोफिया का जैसे हमने एग्जांपल लिया, उसको फिर से मॉस्क में तब्दील कर दिया गया। जब विश्व भर में इस तरह की चीजें हो रही है, और यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिंबल था। कैसे? क्योंकि जो सो कॉल्ड लेफ्ट मीडिया है, जैसे मैं इनको सो कॉल्ड लेफ्ट इसलिए बुलाता हूँ कि लेफ्ट वो होने चाहिए जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बाय डेफिनेशन, बट अभी का लेफ्ट एंटीफा है जो कि डेमोक्रेसी नहीं है, अनार्की के खिलाफ है। सो कॉल्ड जो लेफ्ट मीडिया है, उन्होंने हमेशा विलिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कि यहाँ पे राम मंदिर आना चाहिए करके। अब जब इतनी विलिफिकेशन हो रही है, कम्युनिस्ट, विश्व भर के कम्युनिस्ट उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री के हैसियत से जाकर के, वो प्रधानमंत्री के हैसियत से गए, वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं गए। उन्होंने बता दिया कि विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री जा करके जो हिंदू के आराध्य हैं, जो उनका सिविलाइजेशनल कोशेंट है, उसकी भूमि पूजा किया। हेड ऑफ द स्टेट इज डूइंग दैट पूजा। वो अपने आप में बहुत बड़ा सिंबल है, जिसको तुमने विश्व भर में इलीगल बुलाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जाकर तुम बोला तुम उसको लाख इलीगल बुलाओ, लेकिन हम तो ऐसे करेंगे। ये सिमिलर वो स्टेटमेंट था जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय था कि हम तो घुस के मारेंगे। यहाँ पे भी सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल या 2 साल के अंदर एक रिनेसेंस की तरह वेव उठेगी, हम फिर से मंदिरों की बात करेंगे। और मुझे लगता है ये मेन स्ट्रीम में इसकी बात होनी चाहिए। एकेडमिक में लोग अभी, जैसे अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो हिस्ट्री की किताबें उस पर भी बात काम चल रही है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी। जैसे मैं ज्यूज का एग्जांपल दिया, तो ये तो ओपनली बात होनी ही चाहिए कि हिंदुओं के साथ आखिर क्या हुआ। वो बात की चीज है कि मंदिर लाए चाहे नहीं, पहले बताओ तो लोगों को। आपने ये जो अभी अपने इस सारे गुफ्तगू में बाबर का जिक्र किया, अब मैंने कल एक जगह देख रहा था, एक आदमी ने, बाबर रोड है दिल्ली में, उसके बोर्ड को काटा था और उसने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि इसका नाम 5 अगस्त रोड रखें, बाबर मॉस्क ना रखें। अब आप ये देखें कि वो एक हिंदू नाम सजेस्ट नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में एक सिग्निफिकेंट डेट का नाम। मेरा सवाल ये है कि बाबर, चले आप मुगल के ऊपर एपोलॉजिस्टिक हैं जो लोग, वो कहते हैं नहीं मुगल यहीं तो थे, पैदा हुए थे, यहीं रहते थे, औरंगजेब हुआ जो भी हुआ, चले बाकी सब कुछ छोड़ें, बाबर तो नहीं था ना इंडियन, बाबर तो प्योर इन्वेडर था। उसने मिलियंस ऑफ हिंदू मारे हैं और इसने इस देश पे कब्जा किया जो कि 500 साल चला है वो कब्जा। तो कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान में बाबरी मॉस्क होती है, हिंदुस्तान में बाबर रोड होता है? मैं बेल्जियम में रहा हूं और बेल्जियम में कोई मुमकिन नहीं कि हिटलर रोड नाम रख दे किसी रोड का। अगर कोई हिटलर रोड रखेगा तो बेल्जियम की पढ़ी लिखी आवाम जाके बेल्जियम के बादशाह के महल का घेराव करेगी और आग लगा देगी। इतनी नफरत है इन्वेडर से एक पढ़ी लिखी कौम में।
इंडिया के हिंदुओं को कितना बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है कि वो बाबर रोड और बाबर के नाम, औरंगजेब वगैरह भी हैं, चले मैं तो कहता हूं बाबर तो प्योर इन्वेडर था, बाहर से आकर उसने हमला किया, कैसे ये तब्दील करेंगे? क्योंकि उस साहब की पोस्ट के नीचे कई लोगों ने लिखा था कि हमारे खून से ये नाम हटेगा, किसी की हिम्मत है जो ये नाम हटा दे, तुम लोग क्या यहाँ पे मुसलमानों को ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कैसे तब्दीली लाएंगे? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए आज जी, एक तो बड़ा पॉइंट है जो मेरे अंदर रियलाइजेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता है लेकिन लोग बोलते नहीं है। एक जो गिल्ट की भावना है वो बहुत सारे मुसलमानों के अंदर है, और ये जो कल्ट स्टेटस हो गया है पूरी चीज का, कि कल्ट का डेफिनेशन होता है जिसमें आप घुस जाते हैं तो बाहर आ नहीं सकते। जैसे बड़े आसानी से लोग बोल देते हैं कि आप घर वापसी क्यों नहीं कर लेते, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो कल्ट स्टेटस होता है उसका मतलब ये होता है कि आप इसमें एक बार आपने एंटर कर लिया तो उससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और इंसान की फितरत होती है कि वो बोस्टिंग नेचर कहीं से जाता नहीं है। तो उनको भी पता है कि अब जैसे टू एडमिट दैट वी आर हिंदू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। वी वेर हिंदूज, ये बहुत गट्स चाहिए उसको एडमिट करने के लिए। जैसे आपने तारिक जी ने, सबको ये सब बड़ी ओपनली बोलते हैं, आप लोगों ने जो फेस किया है वो सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कैसे वो चीजें हुई है, लेकिन उस तरह का करेज लोग नहीं दिखा पाते। तो ये क्या करते हैं, स्केप रूट पकड़ते हैं, और ये हमेशा उस जो पास्ट में जो एट्रोसिटी हुई है उसको जस्टिफाई करने के लिए, कोई गलत नहीं है कि मुसलमान है, मतलब जैसे कोई गलत नहीं है कि मुसलमान है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जस्टिफिकेशन तभी हो सकता है जब ये अप्रोप्रिएट करेंगे बाबर को, जब ये अप्रोप्रिएट करेंगे औरंगजेब को। अब हमारे ओवैसी साहब ओपनली फतवाए अलामगिरी की बात करते हैं। उनसे पूछा गया था एक पैनल डिस्कशन में कि आप कौन से इंडियन डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, जैसे व्हेन इट कम्स टू शरिया लॉ एंड ऑल, ये तो बाहर से है, तो आप क्या फॉलो करते हैं? तो उन्हें फतवाए अलामगिरी का नाम लिया। तो अब फतवाए अलामगिरी को अगर कोई पढ़ेगा तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे एक हर हिंदू को पढ़ना चाहिए कि जो ओवैसी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन आज भी अगर हिंदू खोल करके, आज तो इंटरनेट पे सब कुछ इतनी आसानी से मौजूद है, पढ़ नहीं रहा है, बेवकूफी है, अपने पैर पे तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि अलामगिरी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता है कि जब मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहला तो वो उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर समय इस जस्टिफिकेशन में डूबे हुए हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, अपने आप को बाकी हिंदुओं के सामने सही रखने के लिए एक हमेशा एक लॉजिक ये दिया जाता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इंडिया में, दैट आपने जैसा जिक्र किया कि बाबर हो या फिर, और हमारे पास तो बख्तियारपुर भी है, बख्तियारपुर बिहार में है, जहां पे बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। और नालंदा का डिस्ट्रक्शन हमारे लिए सिविलाइजेशनल इथॉस का सबसे बड़ा लॉस था। हमने इतनी मैन्युस्क्रिप्ट गवाई वहां पे, अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट आज अगर भारत में होती, अब जैसे अब वो क्या किस किस लेवल पे रिसर्च चल रही थी वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि लोग बोलते हैं वहां पे वेरियस सब्जेक्ट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट था वो, तो वहां पे बहुत सारे विषयों पे डिस्कशन होता था, बहुत कुछ था। इट वाज अराउंड 14th सेंचुरी जब माधवाचार्य ऑफ केरला ने कैलकुलस को एस्टेब्लिश किया था। कैलकुलस हमको न्यूटन ने नहीं दिया, माधवाचार्य ने केरल में दिया था। केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स काफी फेमस है। उसके पहले एक्चुअली फाउंडेशन तो आर्यभट्ट ने कर दिया था, बट कैलकुलस डेवलप होते थे माधवाचार्य के समय में पूरा कंप्लीट हुआ। तो सिमिलरली शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारे पेपर्स होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया है। उस पे तारिक जी ने बहुत बार आवाज उठाई है, बहुत बार बोला है कि वो नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट जावेद जी के साथ भी इस बात पे काफी बहस हुई है, लेकिन अब पूरा जो दारोमदार है, ये जो पढ़े लिखे वर्ग के मुसलमान हैं, जितने बड़े लोग हैं, जैसे जावेद अख्तर हो गए या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो आप बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल विंग से आते हैं, उनको तो भैया पहली बात वो ढकोसला बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी को कोई लीड करता है, हर कोई अपने आप एक आदर्श देखने की कोशिश करता है। मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम लोग आदर्श, अब जैसे उनके पास आदर्श के लिए दो ऑप्शन है, एक जावेद अख्तर है, एक ओवैसी जी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो जावेद अख्तर को पकड़ रहे हैं आदर्श, क्योंकि वो खुद को लिबरल बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ढकोसलों में नहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो कई बार भारत के लिए भी अच्छी बात की है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा बुरी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने
अब वो एक तरफ बोलते हैं खिलजी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, वो तारिक जी के साथ इंटरव्यू में वो बोला था उन्होंने। फिर वो ये बोलते हैं कि मुगल्स ने तो बहुत ही देश को अमीर बनाया था। अब जो उनको आदर्श मान के चल रहा है उनके लिबरल होने की वजह से, बट उनके दिमाग में भी तो ये फीड जाएगी कि नहीं मुगल्स ने अच्छा किया हमारे लिए, तो क्या बुराई है बाबर का नाम है। तो वो ये बोल रहे हैं कि बाबर तो यहाँ, अरे बाबर को तो इतनी नफरत थी भारत से, अगर कोई बाबर नामा पढ़ ले, इतनी बुराई की है उसने हिंदुस्तान की, और इसलिए वो खुद को यहाँ दफनाना भी नहीं चाहता था। इसीलिए उसको जाकर के काबुल में उसका सब कुछ हुआ, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ से हटा करके वो उसको रिलोकेट किया फॉर सम रीजन, देयर वाज अ रीजन क्यों वो आखिर ऐसा करना चाहता था बाबर। बाबर ने हिंदुस्तान के सिर्फ एक ही चीज के लिए बढ़ाई की, वो थी यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के चीप लेबर, यहाँ के सोने जवाहरात, और यहाँ के क्लाइमेट की बुराई की उसने, यहाँ के खाने की बुराई की उसने, यहाँ के लोगों को ढोंगी, बहुत सारी बात की, हिंदुइज्म की काफी मजाक उड़ाई है उसने। तो रही बात फिर बाबर के बाद हुमायूं की बात, हुमायूं के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वो इतिहास में खुद को उतना सिग्निफिकेंट नहीं कर सका, लेकिन हुमायूं के भी खुद के अलग कारण, वो तो बेचारा खुद ही परेशान था, चलिए उसके बारे में नहीं बात करते। लेकिन फिर अकबर आ जाते हैं, तो अकबर अकबर को तो शिया से भी नफरत थी। जब मैं उन सेंट का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट अमीर खुसरो के साइड में एक शिया सेंट को दफनाना था, तो उन्होंने, अकबर ने ऑर्डर दिया कि इनको यहां नहीं कर सकते। उन्होंने बकायदा वहां से लाश निकलवाई और दूसरे जगह करवाया, क्योंकि उनका ये कहना था एक पायस सुन्नी सेंट के बाजू में ये शिया नहीं आ सकता है। सो ये नफरत था अकबर का इनिशियल डेज में। तो अकबर को तो हम सबसे सेक्युलर बुला रहे हैं, मतलब ऑफ ऑल तो अकबर तो सबसे ज्यादा सेक्युलर है, लेकिन उनके कारनामे तो एक अलग ही लेवल के थे शुरू में। बाद में वो तब चेंज हुए जब उन्होंने दीन इलाही का फॉर्मेशन किया, लेकिन दीन इलाही भी उनका बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उनको बड़ा शौक था कि मैं रिलीजन का हेड बनूं। वो इनफैक्ट वो खुद को कालिफ भी बुलाते थे वो लेट फेज में। तो जब टर्की में उनको रोक दिया गया कि अब ये सब नहीं हो सकता, तुम बंद करो ये सब अपना तामझाम, तो फिर उन्होंने दीन इलाही का फॉर्मेशन किया। और उनको बड़ा शौक था, मतलब ही ऑलवेज वांटेड टू बी ग्रेट, जैसे उन्होंने खुद को ही अकबर बुलाया। तो ये अपने आप में एक पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर देता है, कौन इंसान खुद को अकबर या ग्रेट बुलाएगा। मतलब ये तो बड़ा ही चिंता का विषय है कि कैरेक्टर में ही कुछ प्रॉब्लम है। फिर तो ये सारी जो बातें हैं वो लोगों को समझ में, मुसलमानों को समझ में आना बहुत जरूरी है। फिर मुसलमानों को कई बार वोट बैंक की तरह हर कोई यूज करता है, और उसका रीजन क्या है कि पहली बात लिटरेसी रेट बहुत कम है इंडिया में मुसलमानों के लिए। तो लिटरेसी रेट तो फिर भी हम बढ़ा लेंगे चलिए, लेकिन लिटरेसी रेट बढ़ाने के बाद ये जो आदर्श है उनके, जैसे ओवैसी तो बड़े लिटरेट हैं, लेकिन वो तो फिर वही जाके झूठ बोल रहे हैं ना। अब जैसे कौन अब्दुल कलाम की तो कोई बात नहीं कर रहा है, वो भी तो मुसलमान थे। आरिफ फिर आरिफ मोहम्मद जी की कोई बात नहीं करेगा। मतलब इतने जो स्कॉलर्स हैं, जो ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने काफी, जैसे मैं ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन समझता हूँ कि शायद हिंदू फोल्ड में आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वाइज बात कर रहा है तुम उसको तो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये जो फॉलोइंग है वो इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। सच ये जावेद अख्तर जैसे लोग, आप जैसे लोगों को आगे बहुत स्ट्रांगली आना पड़ेगा ताकि आप ट्रूथ को सामने लेकर के आ पाए। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसे लोग बहुत कम है। आप जैसे आप हो गए, तारिक जी हो गए, ताहिर गोरा साहब हो गए, ऐसे बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में जो इन मसलों को उठा करके बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट वो आ नहीं रहे। तो जब तक वो नहीं हो सकता है तो ये रिजॉल्व होगा नहीं। तो लगा तो फिर एक और हिंदुस्तान के अजीम बादशाह हैं जिसको मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी उसके खिलाफ बात करना पसंद नहीं करता, टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान का मामला ये है कि जब ये सुल्तान बने थे तो इन्होंने यहाँ से हिंदू लड़कियों का एक दस्ता, कनीजों का, खजाने का और एक पूरा तोहफे का पूरा वो करके कई हजार गधों पे और ऊंटों पे लाद के बगदाद में खलीफा को भेजा था। टीपू सुल्तान ने फ्रेंचों को आके कहा कि हमारी मदद करो, हमें ये शिवाजी की जो पेशवा हैं उनसे लड़ने में बड़ा मसला हो रहा है। वो अफगानिस्तान भी डेलीगेशन भेजता है अहमद शाह अब्दाली को हमला करने के लिए कि भाई तुम इधर हमला करो। और इसने अपने पूरे दौर में हिंदुओं का कत्लेआम किया।
आसपास के राज्यों पे मुसलसल इसके हमले जारी रहे, लेकिन क्या वजह है कि आज भी टीपू सुल्तान को मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी उसकी पूजा करता है, और हिंदू भी कहता है कि वो तो हिंदुस्तान का बादशाह था। मैं कहता हूं वो मुस्लिमिस्तान का बादशाह था, वो मुस्लिम इंडिया का बादशाह था। तो अब उस असर को आप कैसे जाहिर करेंगे? टीपू सुल्तान के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कितना बड़ा हिंदुस्तानी था, जरा बताएं। जैसे आपने तो पूरे क्रक्स में बहुत चीजें एक्सप्लेन कर दिया कि टीपू सुल्तान वो सिर्फ अपने तख्ते का ट्रेड कर रहा था। जैसे ही वाज द वन जिसने फ्रेंच को इनवाइट किया था, और उसका ये था, लोग उसको बोलते हैं कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, बट उसका ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने का प्रोसेस क्या था? ब्रिटिशर्स को भगाओ, फ्रेंच को लाओ। बहुत सिंपल वे में अगर बोला जाए दो लाइन में। फर्दर अगर टीपू सुल्तान के बारे में लोग समझना चाहते हैं तो टीपू सुल्तान, जैसे केरल में लोग काउ मीट का कंजम्पशन नहीं करते थे। केरल वाज यूज्ड टू बी द लैंड जो कि काउ प्रोटेक्टर्स थे। जो नायर्स नायर सरनेम के लोग हैं, दे यूज्ड टू बी द काउ प्रोटेक्टर्स ऑफ केरल लॉन्ग टाइम बैक। तो 1782 की घटना है, और ये पता नहीं कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है, क्योंकि लोग तो वही एनसीईआरटी की किताब उठाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, या फिर जो हमारे रोमिला थापर इरफान हबीब जी ने लिख दी है। लेकिन अगर कोई मैसूर गैजेटर उठाएगा, या फिर जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पहले जो ब्रिटिशर्स डॉक्यूमेंट करते थे या चीजों को, अरे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि लोग पढ़ते नहीं है। तो उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है कि 1782 की घटना है, जब कैलीकट में टीपू सुल्तान ने, टू गेट द प्रूफ दैट जो नायर्स हैं वो सच में कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं, उसने क्या किया? उनको जबरदस्ती काऊ मीट खिलाया और फोर्स सर्कमसीजन किया। जैसे ही चेक्ड इट, और जब वो देखा नहीं है तो फोर्स सर्कमसीजन हुआ टू जस्टिफाई कि तुम अब कन्वर्ट हो गए, और काऊ मीट खिला करके जस्टिफाई किया। तो आज जैसे बहुत सारे नायर्स हैं, बहुत सारे फेमस नायर्स हैं, जैसे मैं उनका नाम भी भूल जाता हूँ कि ऐसे लोगों के नाम मुझे याद नहीं रहते हैं जो अपने कल्चर, तो वो बड़े शौक से बोलते हैं प्राउड मलयाली बीफ लवर एंड ऑल। बट देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई बीफ कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने कल्चर को मॉक कर दे रहे हो। तुम एक उस सिचुएशन को मॉक कर रहे हो जब 1782 में 1782 में टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ी बेइज्जती की थी। उसको तुम बड़े मतलब सब कुछ मृदंग बजा करके पूरा बता रहे हो कि मेरे साथ तो ये हुआ था। भाई तुमको पता नहीं है तो ये जान लो कि टीपू सुल्तान ने तुम्हारे एंसेस्टर्स को फोर्स फीड किया, एंड देयर वाज अ फोर्स सर्कमसीजन व्हिच हैपेंड उस 1782 में। तो इससे बड़ा आप मतलब ये तो जाहिलियत की बात हो गई कंप्लीटली, कि आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने रूट से। जैसे ये दूसरी बात है कि तुम बीफ खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। प्राइमरी बात ये है कि तुमको वो इंसिडेंट्स भी याद नहीं है कि क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स को फेस करना पड़ा था। तो दिस वाज मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना खराब काम किसी और भी इन्वेटर ने इस तरह से किया होगा। सो ये इंसिडेंट्स अपने आप में एक बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देता है कि टीपू सुल्तान किस लेवल का भारतीय था, या फिर वो ये करता था। और एक बहुत अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने वो सर्कुलेट किया, एक अंगूठी, सोने की अंगूठी जिसमें राम, लेकिन कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे टीपू, ये लोग इतने समझदार लोग थे कि वो जो भी काम करते थे उसको डॉक्यूमेंट करते थे। तो अगर इतना बड़ा सेक्युलर काम किया टीपू सुल्तान ने, जब ये सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है श्रृंगेरी मठ में डोनेशन का, लेकिन उसकी भी एक अलग कहानी है। वो क्यों उसने डोनेशन किया या क्या नहीं, उसने कोई कंजर्वेशन नहीं किया था मंदिर का। तो ये अगर वो राम का अंगूठी ले रहा तो कहीं ना कहीं तो उसका जिक्र होता ही, उसका जिक्र नहीं है। वो डेफिनेटली किसी लूट से आया हुआ था, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो राम भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान डाउन द साउथ का इंसान था, लिविंग इन डाउन द साउथ। कितनी देवनागरी लिपि का यूज हो रहा था उस वक्त तक, उसकी कोई और परहैप्स यूज नहीं हो रही थी देवनागरी लिपि। उसके पास कहां से वो देवनागरी लिपि में राम लिख करके अंगूठी बना करके, जो अपने तलवार पे लिख करके चलता है कि काफिरों का कत्ल कर, वो राम क्यों लेगा अपने अंगूठी में? जो मतलब ये ऐसा हिसाब हो गया है कि अकबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, हर कोई बोल रहे हैं कि नहीं भैया मैंने तो मारा है, मैं प्राउड इस्लामिस्ट हूं। लेकिन हमारे सेक्युलर, नहीं नहीं अकबर यू आर रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हो भाई, आप ऐसे नहीं थे, आप बड़े सेक्युलर थे। वो हिसाब हो गया हमारा। तो इसको बहुत ही कोर्स करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि अकबर
टीपू सुल्तान, बाबर, हर कोई अपने किताबों से चीख चीख के बोल रहे हैं कि कहानी कुछ और है जो रोमिला थापर जी बताना चाह रही है, लेकिन रोमिला थापर जी है कि मानने को तैयार नहीं है। वो तो नहीं अकबर तुम अच्छे थे, वो ये टीपू सुल्तान तुम बहुत अच्छे थे। तो यहाँ आपने जिक्र किया बीफ का, तो मुझे केरला के लोग अक्सर मैसेज करते हैं, वो कहते हैं भाई हम बफेलो खाते हैं, बीफ नहीं खाते। तो बताइए हिंदू धर्म के हिसाब से क्या बफेलो खाना सही है? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने रेज किया है। एक्चुअली हिंदू धर्म क्या था? हिंदू धर्म में सबसे पहले इट वाज ऑल अबाउट वेजिटेरियन फूड इनिशियली। इट वाज ऑल अबाउट कि एंड जैसे जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, इट फॉलोड अ वेरी नेचर का रूल वो फॉलो करते थे यहाँ के लोग। तो हमारे जो उसको बहुत ही साइंटिफिकली भी कोई अगर एनालाइज करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे दांत होते हैं वो फ्लैश खाने के लिए नहीं बने होते, इसलिए जब भी हम फ्लैश खाते हैं तो वो मतलब उतनी आसानी से जितने बाकी जानवर खा पाते हैं उतनी आसानी से इंसान नहीं खा सकता है फ्लैश किसी भी तरह से। तो नॉन वेजिटेरियनिज्म वाज नॉट अ प्रिविलेंट, मतलब एक प्रिडोमिनेंट आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे हिंदू धर्म ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ भी, इट वाज अ वेरी ओपन आर्किटेक्चर, इसमें सर्टेन प्रिंसिपल सेट किए गए थे, और यहाँ पे एक धर्मशास्त्र की हमेशा बात होती है जैसे मनुस्मृति। तो ये जो स्मृति का कॉन्सेप्ट है, जो स्मृति स्मृति मतलब होता है किसी के स्मृति से आती है। हमारे पास श्रुति है और स्मृति है। श्रुति इज मोर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो चेंज नहीं होती है, श्रुति। और स्मृति है जो किसी ने याद से, जैसे मेरी स्मृति हो सकती है जो मैंने लिख दी, मनु की स्मृति, जैसे यजुनिका स्मृति, ऐसे बहुत सारी स्मृति हो सकती हैं जो विद द टाइम एंड कंटेक्स्ट चेंज होती जाती है। तो हिंदू धर्म ने बहुत सारे आइडिया को एम्ब्रेस किया है, इसने किसी भी आइडिया को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया था। जहां तक काउ प्रोटेक्शन या कैटल प्रोटेक्शन की बात आती है, काउ, बफेलो, एवरीथिंग वर एक्चुअली कंसिडर्ड अंडर द कैटल, कैटल के अंदर आते थे। तो इंडिया काफी पैस्टोरल कल्चर से, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाज ऑलवेज एम्फसाइज्ड। सो जहाँ पे एग्रीकल्चर धन होता है वहां पे, बिकॉज एग्रीकल्चर वाज आवर प्राइमरी फोकस, तो जिस जानवर से आपको आमदनी हो रही है आप उसको स्लॉटर करके नहीं खाएंगे। आप खाएंगे तो कोई और जानवर खाएंगे, बट वो नहीं खाएंगे। अभी ये क्या हो गया है कि इसके लिए बहुत सारे जस्टिफिकेशंस आते हैं। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखना शुरू करें तो वो हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशंस तो कहीं पे भी नहीं है अबाउट काउ मीट और इनफैक्ट एनी कैटल मीट बिफोर 800 AD वगैरह के बिफोर कुछ भी नहीं मिलता है। नाउ अब वो लोग क्या करते हैं, वेद को रेफर करने शुरू कर देते हैं कि वेद के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कैच होता है दैट संस्कृत में बहुत चीजें चेंज होती है। जैसे अगर मैंने ग के बाद 2 डॉट लगा दिया, एक चंद्र बिंदु, बहुत सारी मीनिंग हो जाती है। जैसे कई बार लोग इस बात पे फाइट करते हैं कि राम को तुम रामा क्यों लिख रहे हो, या क्योंकि इंग्लिश में हम वो लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से गौ का मतलब लाइट भी होता है और गौ का मतलब गाय भी होता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से उसको लिखा गया है वहां पे। और गौ ऐसे एक गोगना एक बड़ा टर्म है जिसको ये लोग बोलते हैं कि गौ हत्या से कंपेयर कर रहे हैं, गौ को मारना, बट वहां पे उसका अर्थ है कि गेस्ट जो है वो गौ का गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो वहां पे कंसेप्ट कंप्लीटली दूसरा है। सो ये जस्टिफिकेशन दे करके उस चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कई बार कि ये तुम्हारे वेद में भी जस्टिफाइड है। लेकिन वेद कहीं पे भी आपको कैटल मतलब कैटल ईटिंग के बारे में कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं करता है। As far as the Kerala culture is considered, it's not that only the buffalo meat they eat, they actually eat the cow meat too. और it's a truth, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा। I know a lot of Kerala people जो कि दोनों मीट खाते हैं, और वो and everything comes up with certain kind of cover up। कवर अप के साथ आता है कि जैसे मैं बताया ना कि एक मुसलमान भी आज, एक मुस्लिम भी खुद को जस्टिफाई, जब वो बाबर को इसलिए जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि जो अपने पास्ट को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, वी आर ऑल गुड। वो बोलता है ना कि हम दुख अपने अंदर लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो एपोलॉजिस्ट हैं अबाउट, और बीफ एक्चुअली इज जितने भी काउ मीट या बफेलो मीट होती है सब कुछ बीफ होती है इन द वेरी टेक्निकल टर्म। वो सब कुछ को बीफ में कंसिडर किया जाता है। सो एज पर स्क्रिप्चर सैंक्शन नहीं है। केरल वाज अ कंप्लीटली कैटल प्रोटेक्टिंग लैंड, वो कैटल को नहीं खाते थे क्योंकि कोई भी लॉजिक हमको ये बिलीव करने को नहीं, मतलब आप खाओ, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन
इसको कल्चरली हम अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वो स्ट्रांग होल्ड नहीं मिल रहा है जो ना स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, ना आपका ट्रेडिशन वैसा था। इनफैक्ट जो हिस्ट्री बुक्स हैं, जो गैजेट्स हैं, वो तो ये मेंशन करते हैं कि कैसे नायर प्रोटेक्ट कर रहे थे काउ, बफेलो, ऑल द कैटल्स को। तो जब राज्याभिषेक होता था नायर किंग्स का, तो वो पूरा ओथ लेते थे इनफैक्ट टू प्रोटेक्ट कैटल, नॉट काउ, टू प्रोटेक्ट द कैटल। तो जो ओथ ले रहा है टू प्रोटेक्ट द कैटल, अचानक से कैसे कैटल को खाना शुरू कर देगा? ये सब कुछ सवाल हैं जिसपे एक्चुअली बहुत इंटेंस डिबेट होना चाहिए। इस पे स्वामी जी ने बहुत बार बात की है, बहुत बार इस मैटर को उठाने की कोशिश किया है, लेकिन ये इतना इंटेंस सब्जेक्ट है जी कि इसके ऊपर आई थिंक कम से कम 1 महीने में 2 या 3 बार डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग ऑफ अ रियली अ लार्ज कंसर्न. It's something of a very large concern because it takes you back to that अपने कल्चर को कोई नेगेट करके, because this will also give the justification to what Tipu had done in 1782. Because अगर कोई पूजा करने से को अगर भूल जाए तो काउ, बफेलो, एवरीथिंग इज कैटल एट द एंड ऑफ द डे. कौन काउ को एज अ माता मान रहा है? वो क्योंकि हिंदू धर्म इज वेरी साइंटिफिक दैट वे, इट्स लॉजिकल. सो इफ वी हैव टू एप्रोप्रिएट समथिंग टू हिंदू धर्म, तो उसके लॉजिक हमको ढूंढना पड़ेगा. आपकी चॉइस पे वो डिपेंड नहीं कर सकता है. आपकी चॉइस है, वो डिफरेंट चीज है, बट इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड थ्रू द हिंदू प्रैक्टिस. आभास जी, मसला ये है कि आपके साथ बात करने के लिए चाहिए 15-20 घंटे, वो भी कम. दिल भरेगा नहीं. तो मैंने बहुत सारे सवाल काट के अब मजीद 3 सवाल हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो आगे. अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आपने अभी जो बात की ये बुफेलो के हवाले से कि इस पे हफ्ते में जैसे 3 सेशन भी होने चाहिए और एक अवेयरनेस की एक मूवमेंट होनी चाहिए, तो इसी सिलसिले में भारतीय आवाम की भी एक डिमांड रही है अरसे से कि इनको एक गलत हिस्ट्री, गलत रिलीजियस नैरेटिव्स पढ़ाए जाते रहे हैं, एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, और ख़ास तौर पे यहाँ पे पाप समझा जाता है इन्वेडर्स की तारीफ ना करना. अगर आपने इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई ना किया, जैसे अभी हमने बाबर, टीपू सुल्तान, अकबर वगैरह पे आपने हमें डिटेल में बताया, लेकिन आपकी तो हिस्ट्री बुक्स में स्टूडेंट्स को यही वाले हिंदुस्तान के बादशाह दिखाए जाते हैं कि इन्हीं के दौर में तो हिंदुस्तान तरक्की की थी, बाकी किसी का एज सच इतना जिक्र नहीं आता. अब हम सुनते हैं कि मोदी सरकार अगले स्टेप के तौर पे एजुकेशन पॉलिसी को ले रही है और नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें बेसिकली सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया गया. अभी तक सिलेबस के ऊपर कोई चीज आई नहीं, और ये सिलेबस पे आएगी तो फिर वही एक हंगामा होगा, हिंदुत्व और हिंदू एक्सट्रीमिज्म, और एक आग और खून का दरिया मजीद एक तैयार नजर आता है. आप क्या तब्दीली करना पसंद करेंगे सिलेबस में जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस एक सेक्युलर इंडियन, जैसे कि आप भी, क्योंकि सनातन धर्म इन इटसेल्फ इज ए सेक्युलर बिलीफ, तो आप क्या ऐसी एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को एज ए कॉमन इंडियन कि जिससे कि बैलेंस भी रहे? क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो मुसलमान हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं इंडिया से, उनको निकाल भी नहीं सकते और निकालना चाहता भी नहीं कोई. और तो कैसे आप नई एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहेंगे? इस पे भी मैंने काफी रिट्रोस्पेक्शन किया है, और मुझे ऐसा आभास हुआ, रियलाइज हुआ कि बहुत बेसिक और बहुत फाउंडेशन से काम करने की जरूरत है. अब जैसे मुझे ये अपने आप में एक बहुत अपहिल टास्क लगता है कि पूरे, क्योंकि जो भी सिलेबस पढ़ा हुआ है उसमें 80% कचड़ा है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि ये शुरुआत होती है 1500 BC में आर्यन आए, वहां से कहानी शुरू हो जाती है, और वो 1500 BC और आर्यन वाली जो इन्वेजन थियरी है वो सेट की गई है विद द कंटेक्स्ट ऑफ बिब्लिकल टाइम फ्रेम, क्योंकि वर्ल्ड वाज नॉट क्रिएटेड बिफोर सर्टेन टाइम, सो उसके थ्रू सब कुछ हुआ है, और पूरा हिस्ट्री हमारा उस बेस पे लिखा हुआ है. क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो अशोक के ऊपर भी डिबेट है, तो जो अशोक को लोगों ने अशोक समझ लिया है, वो अशोक एक्चुअली समुद्रगुप्त थे, क्योंकि समुद्रगुप्त का भी नाम अशोक था. और भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों को संस्कृत की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पास्ट है वो संस्कृत में लिखा, वो भाषा संस्कृत है.
जैसे अगर मुझे मिडिल ईस्ट में, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको मोहम्मद के बारे में समझना है तो आप यू कैन नॉट रीड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक इंडियन क्या इस्लाम के बारे में लिख रहा है, आपको वहां के कोर राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे इब्न इशक को पढ़े बिना आप नहीं समझ सकते। कुरान से भी इंपॉर्टेंट है इब्न इशक की किताब पढ़ना टू नो मोहम्मद, दैट्स द फर्स्ट डॉक्यूमेंट अबाउट हिम। सिमिलरली यहाँ पे भी वो समझने के लिए बहुत जरूरी, तो वो मिसमैच जो हुआ है अशोक का, तो उसके वजह से जो टाइम फ्रेम है वो काफी हिल गया है हमारा, करप्शन वहां से शुरू हो चुका है। और वो क्योंकि ये टाइम फ्रेम अराउंड 3000 के साल के आसपास पूरा हिला हुआ है, उसके ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम तो नहीं है, 3000 साल के आसपास का पूरा लफड़ा है। उसके बाद फिर जब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे पूरी जो इस इन्वेजन की सिस्टम है उसको काफी इलैबोरेट करके बताना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल कि कितने कितने मंदिर गिराए गए, कितने कितने प्रोसिक्यूशंस हुए, वो क्लियरली बताने में इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हम कोई वॉर हारे भी हैं तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि कितने वॉर हम हारे हैं। जैसे रानी दुर्गावती ने अकबर को गर्दन पे चाकू रख करके वो सारी कहानियां बताना बहुत जरूरी है कि हम हर समय हारे नहीं है, हम जीतते भी गए हैं। बिकॉज जैसे मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, वो केरल के राजा थे, बिल्कुल मेरे दिमाग से जा रहा है। He was the first king to Asian king to defeat the European in the naval warfare। मैं नाम बिल्कुल मैं दिमाग से ब्रश आउट हो। राजा पोरस? नहीं, मैं बिल्कुल दिमाग से वो बिल्कुल मेरे दिमाग से वॉश आउट हो गया अचानक से, वो कभी ब्लैकआउट की तरह है, वो नाम बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी रिकॉल होगा तभी मैं बताता हूँ। तो बट he was an Indian who had defeated the Europeans for the first time। बट हम बोलते हैं कि जापानीज ने पहली बार यूरोपियंस को हराया था। तो ये सब पर्सपेक्टिव को सेट, अब ये इतना लंबा है, मतलब मैं बता रहा हूं 3000 साल से हिस्ट्री पूरी हिल गई है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ कोर्स करेक्शन। लेकिन कुछ फाउंडेशन जो हम बेसिक करेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे है? अब जैसे हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं, तो जब कैलकुलस बताया जा रहा है बच्चों को स्टैंडर्ड 11 में, जैसे इंडिया में 11 स्टैंडर्ड में जब +2 में आप जाते हैं तो कैलकुलस की बात होती है, तो उस वक्त ये इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है कि इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन था कैलकुलस के लिए। मैथमेटिक्स और साइंस के थ्रू हमको इंडियन कनेक्शन ऐड करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं 1.618 जो गोल्डन रेशियो है, लेकिन फिबोनाची की जो ओरिजिनल किताब है उसमें फिबोनाची हिमसेल्फ ने एट्रीब्यूट किया है ऋषि पिंगाला को कि 4th BC में 4 सेंचुरी BC में पिंगाला ने ये नंबर सिस्टम के फिबोनाची जो फिबोनाची सीरीज है, सो जिस सीरीज को हम फिबोनाची बुला रहे हैं उसको फिबोनाची नहीं, फिबोनाची सीरीज नहीं बुलाया है। तो वो जो प्राउड फील होगा इंडियन स्टूडेंट्स को जब वो बचपन से पढ़ता आ रहा है, वो जानेगा कि नहीं हमारे ऋषि ने पहली बार ग्रेविटेशन के बारे में बात कर दी थी। इट वाज नॉट न्यूटन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशन, बट इन इंडिया हमने बहुत पहले ग्रेविटेशन की बात कर दी थी। तो जब बच्चा मैट्रिक पास करता है, 10 पास करता है, उसके बाद तक वो इतना इंडेक्स आइडियाज में ओत-प्रोत हो चुका होगा कि अगर कल को वो करप्शन भी मिलेगा तो वो ढूंढ के निकालेगा कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले अपने आप में अहम या अहंकार नहीं, बट वो प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। मुझे मेरा भारत को जो हमेशा दिखाया गया है कि जो पहले बोलते थे स्नेक चार्मर्स लैंड, या ये वैसा नहीं है। यहाँ दिस इज लैंड ऑफ मैथमेटिशियन। ये अब जब हर कम्युनिस्ट वो कोट करते हैं इनको, वो फिलोसफर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने बोला था कि आई एम कन्विंस्ड दैट एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग evolved on the banks of river Ganga, and he's quoted by all the communists. But that philosopher himself had said कि he was convinced that on the river bank of Ganga it happened. So वो बोध है, आत्मबोध है of being not great but really good at the things. We were not so, जैसे मेगास्थनीज बोलते हैं कि इंडिया में स्लेवरी थी ही नहीं। He was surprised when he came to India. He was surprised कि यहाँ पे स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अब जब जो नैरेटिव लोग देते हैं जो कास्ट सिस्टम को स्लेवरी से रिलेट करके फिर बोलेंगे कि कास्ट सिस्टम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्लेवरी था, बट मेगास्थनीज तो बोल रहा है कि यहाँ पे स्लेवरी था ही नहीं। ही वाज सरप्राइज्ड कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो अगर बचपन से बच्चों को ये आत्मबोध कराया जाए तो ये कोर्स करेक्शन की भी उतनी जल्दी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट वो ढूंढ लेंगे। दे विल रीड टू द
राइट्स, रिसोर्सेज, बट सबसे पहले वन नीड्स टू बी वेरी प्राउड कि वो जाकर के कन्हैया कुमार ना बने, वो जाकर के मतलब उमर खालिद ना बने। उसको अपने ऊपर, अपने सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि क्या सच्चाई है। हमने कैलकुलस दिया, हमने जैसे ये जो मैं ऋषि पिंगाला की बात कर रहा था, उनकी किताब का नाम है छंद शास्त्र। उसमें जो नंबर सिस्टम जो डाला है उन्होंने, वो क्या करता है, उस पे पूरा क्लासिकल म्यूजिक बेस है, जैसे फिबोनाची से, जैसे सा सा रे रे गा गा मामा, सो ऑल दिस कम्स फ्रॉम दैट। अगर पिंगाला ने वो किताब नहीं लिखी होती तो आज म्यूजिक शायद विश्व को इतने अच्छे फॉर्म में ना मिला होता। तो कितनी बड़ी बात है कि हम आज म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो हर किसी को बांध रहा है, लेकिन उसका बेस भी भारत में सेट हुआ है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भारत में हो गया, तो प्राउड हो जाओ उस पर। तो लेकिन वो हमको करना पड़ेगा, वी विल हैव टू, जैसे अलाइड सब्जेक्ट के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू बताओ भारत कैसे मानता, फिजिक्स के थ्रू बताओ कि कैसे एटॉमिक थ्योरी बहुत पहले यहाँ पे बात की गई थी, तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। शायद उतने बड़े कोर्स करेक्शन की जरूरत नहीं है, बट फंडामेंटल्स को फिक्स करना पड़ेगा। आभास जी, एक पॉलिटिकल सवाल आपसे जी। भारत इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तरफ चाइना ने मुसलसल तंग किया हुआ है और हमला भी किया, कब्जा भी किया हुआ है भारत के एक हिस्से पे, अक्साई चीन पे, और अभी भी जो डिस्प्यूटेड बफर जोन है इसके अंदर तक बैठा हुआ है और भारत मुसलसल नेगोशिएशंस के जरिए उसको वापस भेजने की भी कोशिश कर रहा है। एक खतरा भी है कि जंग होगी। पाकिस्तान से तो 72 साल से जंग रुकी ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उनकी प्रॉक्सीज भी चलाते हैं, टेररिज्म भी हो रहा है, सब कुछ है। चाइना ने नेपाल और दीगर जरियों से भी भारत को तंग करना शुरू किया है, एक पैंडेमिक भी है। तो आप कोई जंग देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? भारत सरकार तो पूरा कोशिश कर रही है कि, क्योंकि हमेशा इनकी भारत की एक पॉलिसी रही है कि जंग से दूर रहते हैं, लेकिन जब सर पे आती है तो फिर भारत इसका पूरा मुकाबला भी करता है। आप एक जंग देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? कोई ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं? एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी, नरेंद्र मोदी जी, उनमें एक बात है कि ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसके 2 दिन पहले तक बहुत लोग बहुत तरह की बात कर रहे थे कि आज तक मोदी जी शांत क्यों बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की, 56 इंच का सीना क्या हो गया, क्या हो गया। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक होके आ गई तो फिर लोग सवालात खड़े करने लगे कि वो हुआ भी कि नहीं, उसका पता नहीं है। लेकिन अब कमिंग टू चाइना, चाइना का केस थोड़ा, जैसे आपने खुद ही बोला, पाकिस्तान प्रॉक्सीज वगैरह चलाता रहता है। जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी करना काफी आसान था, क्योंकि हमने पाकिस्तान स्टेट पे नहीं वार किया, हमने टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना का जो प्रॉब्लम है, ये रूट बहुत पहले से चला आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं तो चाइना का जो एंशिएंट पास्ट ऑफ चाइना रहा है, वो शुरू से बड़े एक्सपेंशनिस्ट रहे हैं। चाहे वो किंग डायनेस्टी हो या फिर सॉन डायनेस्टी हो, हर किसी ने एक्सपैंड करने की कोशिश की है। और उनकी एक पौराणिक मान्यता है, एंशिएंट मान्यता है, जिसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके अनुसार वो एक सिस्टम ऐसा है कि पूरा उनका 6 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में चीजें डिवाइडेड है। सेंटर में चाइनीज किंग होता है और उसके चारों तरफ वर्ल्ड होता है। और उनको ये एक्सप्लेन किया गया है कि हेवन से मैंडेट है किंग के पास टू लीड द वर्ल्ड। ये उनकी एंशिएंट फिलॉसफी है कंप्लीटली। इस फिलॉसफी को लेकर के माओ आगे बढ़ा। माओ थे तो कम्युनिस्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, कम्युनिज्म को मोल्ड किया। उन्होंने वो कम्युनिज्म नहीं फॉलो किया जो रशिया में फॉलो हो रहा था। ही फॉलोड द, उन्होंने एथनिक प्रिंसिपल ऐड किया। तो क्या किया हुआ, उनको जनता से कनेक्ट बन गया। चाइना में जनता का सपोर्ट था उनके पास, और कम्युनिज्म को वो आगे बढ़ाते गए। सबसे पहले उन्होंने तिब्बत को एनेक्स किया। तिब्बत को एनेक्स करने के बाद और फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया 5 फिंगर्स का। 5 फिंगर्स का मतलब नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, और जो मतलब तिब्बत के नीचे के, तिब्बत बिकम्स अ राइट पाम, और उसके 5 फिंगर वहां पे हैं। और ये 5 फिंगर उनको चाहिए बिकॉज एक पाम कैसे फिंगर के बिना रह सकता है, ये माओ का नोशन था। इस नोशन के साथ वो आगे बढ़ा। और जब
1950s और 1960s में बहुत डिसीव किया गया भारतीय गवर्नमेंट को, जब और वो क्या करते थे, हमेशा पुराने मैप्स दिखाते थे। और नेहरू जी ने भी हमेशा सवाल नहीं उठाई, जब भारतीय गवर्नमेंट ने उस वक्त सवाल उठाई थी थोड़े बहुत पैसिवली, तो उन्हें बोला ये पुराने मैप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई शुडंट बी अशेम्ड टू से, बट हमारे प्रधानमंत्री बेवकूफ बनते गए उस वक्त, और वो उनको बेवकूफ बनाते गए। 1958 के आसपास की बात है, जब अक्साई प्लेन के पास, और जब वो ब्रिज का एक वहां की पीपल्स डेली करके वहां का न्यूज़पेपर है, उसने पब्लिश किया कि वहां पे ब्रिज बना रही है चाइना। ये मसला अपोजिशन ने पार्लियामेंट में उठाया, तो नेहरू जी ने बोला कि वी शुड नॉट बिलीव ऑन जस्ट वन न्यूज़पेपर, मीडिया तो कुछ भी बोलता है। तो जब उनको इंसिस्ट किया गया तो बोला कि ठीक है, अब अभी तो ठंड का मौसम है, थोड़ा ठंड हटने दो। तो अगले, जब अगस्त में वो लोग अगले साल पहुंचे, तब तक चाइना ने पूरा ब्रिज बना दिया था। और जब यहाँ के जो पेट्रोल पार्टी भेजी गई, उसको गिरफ्तार कर लिया वहां के चाइनीज ने, और फिर बोला कि तुम हमारे टेरिटरी में घुस गए हो। सो वो गड़बड़ इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि काफी पेचीदा मामला है। अब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हम कर नहीं सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, फिजिबल नहीं है, क्योंकि टेरर कैंप्स नहीं है। अब यहाँ पे वॉर के चांसेस, जो चांसेस अभी अनफोल्ड हो रहे हैं, दे आर लीडिंग अस टू, वो दिख रहा है कि वहां पे वॉर आ रहा है। अब वहां पे अंडर द टेबल जो बात चल रही है, वो क्लियरली आई एम श्योर कि मोदी गवर्नमेंट उतने स्ट्रांगली एक्सपोज नहीं करेगी, वो बताएगी नहीं, क्योंकि आई एम श्योर कि आज जो वो बोल रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ और काम हो रहा होगा। ये मैं प्रेसिडेंट ले रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम से, कि कुछ और अंदर की बात चल रही है, शायद बहुत बड़ा नेगोशिएशन हो रहा है। अब शायद चाइना बैकफुट में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन गिवन सिचुएशन वार तो इनविटेबल लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आने के पूरे आसार लग रहे हैं, क्योंकि आखिर कब तक हम चाइना को सहते रहेंगे। एंड इट्स नॉट इंडिया ऑफ 1962, जहां पे हम बेवकूफी में अक्साई प्लेन गवा चुके थे। मोदी विल नॉट लेट इट हैपन, बिकॉज ही इज अ मैन विद पर्पस। ये थोड़ा मैं ऑफ द पॉलिटिक्स बात करूंगा, जस्ट अबाउट द पर्सनालिटी, बिकॉज आई सी कन्विक्शन इन द मैन, उनमें मैं बहुत कन्विक्शन देखता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया अलग डायरेक्शन में, जैसे माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप बढ़ाई, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोग, इट कैन बी सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी, जैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर जगह से देख रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे सॉल्व करते हैं। जब उन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में बुलाया था, तो वहां से उन्होंने सेट कर दिया था कि वो हर चीज को एक अलग डायरेक्शन से देखना शुरू करेंगे। तो वार मोदी के होने की वजह से बहुत फिजिबल है, हो सकता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। आपने मोदी जी के बारे में बताया, मेरा आखिरी सवाल इस हवाले से ये है कि मोदी जी आए, पहले हम गुजरात को छोड़ देते हैं कि वहाँ उनका क्या काम था और किस तरह इन्होंने सक्सेस वहाँ पे हासिल की। अभी हम इन 6 साल को देखते हैं तो एक तो इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, जो कि बहुत बड़ा स्टेप था एक भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए, जहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन मजाक नहीं था। ये कोई देश इतनी आसानी से नहीं कर सकता, वो किया और बड़ा स्ट्रांगली किया। फिर इन्होंने ट्रिपल तलाक किया, अयोध्या का केस सॉल्व हुआ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई। एज ए कॉमन इंडियन, एज ए कॉमन भारतीय, बाकी के 4 सालों में आप क्या चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि वो मजीद क्या ऐसे स्टेप्स रह गए हैं? क्योंकि आगे का तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी सरकार ही रहेगी या बीजेपी सरकार ही रहेगी, लेकिन करंटली हम अगले 4 साल में एज ए कॉमन भारतीय सिटीजन, what are your expectations या what are your wishes that Modi sarkar will do these things in next 4 years? What I believe is that first of all UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल उठा के लेकर के आना चाहिए। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5 अगस्त 2021 उसके लिए होगा। तो अगर वो अगले साल यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो लार्जली दे वुड हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारे सॉल्व कर चुके होंगे। इनफैक्ट मोदी सरकार इस दूसरे टर्म में काफी पेस से काम की है, चीजों को जो एक्सपेक्टेड था कि ये 5 साल में पूरे करेगी, वो
लगभग 2 साल में खत्म कर चुकी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स पुट इन द एजेंडा में जो उन्होंने बात की थी। लेकिन अब जब ये एजेंडा खत्म हो जाता है तो फिर एज अ कॉमन सिटीजन, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सपोर्ट करता है मोदी गवर्नमेंट को, उसकी डिजायर ये हो सकती है, मुझे लगता है कि अब ये सब इश्यूज जो टेम्पल्स के इश्यूज हैं उस पर खुल के बात होनी चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑन द टेम्पल, इसके ऊपर इश्यूज उठनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। देयर शुड बी अ टॉक ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्पैरिटी है कि माइनॉरिटीज को राइट है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजन के ऊपर बात करने का, तो उसके ऊपर विचार होने चाहिए कि कैसे वो, क्योंकि आप अगर बोलते हो कि हम सेक्युलर हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष हैं, जो भी वर्ड हम यूज कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे वर्ड करेक्ट नहीं है। इंग्लिश इटसेल्फ इज सो पुअर लैंग्वेज दैट, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि इसके पास इतने शब्द नहीं है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर उसको सेफगार्ड करना है तो माइनॉरिटीज के साथ भी वही होना चाहिए जो नॉर्मल मेजोरिटी के साथ हो रही है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपने रूल्स रेगुलेशन जैसे इंडियन पेनल कोड है या फिर बाकी के जो रूल्स होते हैं, हर किसी को राइट को सेफगार्ड करने के लिए अपने आप में सक्षम है। आपको कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं चाहिए किसी भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए। अब इससे रिजर्वेशन का भी पॉइंट आता है। रिजर्वेशन को कंप्लीटली इकोनॉमी के बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने देखे हैं मेरे खुद के नेबर में। एक मेरे घर के पुजारी थे जो पूजा करवाते थे, उनके 2 बेटे थे, काफी टैलेंटेड थे, बट दोनों, एक बेटा का आईआईटी बिल्कुल 13 मार्क्स से मिस हो गया था, जबकि और वो काफी गरीब थे। बहुत सारे ब्राह्मण बहुत गरीब होते हैं, वो जो किस्सा हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण ऑप्रेसिव रहे हैं या फिर और दलित को हमेशा ऑप्रेस करते हैं, वैसा किस्सा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि जो रिजर्वेशन, जैसे अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा बेटा अगर आई कम फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी पर से, तो मेरे बेटे को भी वो प्रिविलेज मिलेगा। उसको क्या जरूरत है? मैं तो खुद आईएएस ऑफिसर हूँ, मैंने उसको अच्छे से अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट दिलाया होगा, मैंने उसको अच्छे एसी कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा होगा, उसके पास क्या रिसोर्सेज की कमी है? तो फिर उसको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? रिजर्वेशन तो मेरे उस पुजारी के बेटे को चाहिए था शायद इकोनॉमिक, क्योंकि उसके पास रिसोर्स नहीं थे, उसने कम रिसोर्स डाल करके पढ़ाई की। यहाँ पे इसने सारे रिसोर्स भी डाले, फिर रिजर्वेशन भी। सो रिजर्वेशन अगर रखना भी है तो इट शुड बी वन टाइम। अगर एक किसी ने उसका फायदा उठा लिया तो उसको बंद करो और फिर वो मूव ओवर हो जाना चाहिए। इट्स मोर अबाउट दैट, विल बी मोर ऑफ अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल देन जो ये दिखावा करते हैं। तो रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, टेम्पल्स की बात होनी चाहिए। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ कोर्स करेक्शन। एचआरडी से मेरे बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज्यादा समय है, तो एचआरडी को कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। एक्सट्रीमली एनसीईआरटी बुक्स की रीराइटिंग शुरू हो जानी चाहिए, कहीं से भी आप उठा के करें। आप बहुत पीछे नहीं जाना चाहते हैं, आप मुगल एरा से शुरू कीजिए, 1526 से कहानी को लिखना शुरू कीजिए। कहानी है रादर जो ट्रुथ है, वहां से बाबरनामा वगैरह से रेफरेंसेस उठाइए, उसको फिक्स कीजिए, चीजें पर्सपेक्टिव। सो ये 3 मेरे बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है, ऑल इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, बिकॉज रिजर्वेशन विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर ये हिस्ट्री का जो मसला है वो बहुत सारी चीजों को सेट करेगा। टेम्पल्स के बारे में बात होनी चाहिए। तो ये 3 चीज मेरे एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं वो, क्योंकि यूसीसी आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके अलावा ये 3 चीज मैं मान के चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ये मैं समझता हूँ कि इट्स ए बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग सीरीज ऑफ सेशंस दैट आई विल हैव। मुझे बहुत पर्सनली बहुत जानकारी मिलती है, ख़ास तौर पे आज आपका सेशन ऐसा रहा कि मेरे लिए इसमें 90% नई चीज़ें थीं। अब एक्सप्लोरिंग पॉइंट्स एक स्टूडेंट के लिए होते हैं, जैसे आपने बताया कि 1526 में क्या हुआ, जैसे आपने बताया कि 200 गाय वाला वाक़या और ये सब चीज़ें, पारसू ट्राइब आपने बताया, मैंने नोट किया है। अब ये सब मेरे लिए एक्सप्लोरिंग पॉइंट्स हैं, तो जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इसमें से पॉइंट्स निकाल के स्टडी करेंगे। इट्स रियली ए यूजफुल सेशन। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा। मैं जब आपसे या पुष्पेंद्र जी से बात करता हूं तो अमूमन मुसलमान जो है वो ये कहता है कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से बात कर रहा है। तो प्लीज आप मुसलमान की नज़र में एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट क्या मैसेज देंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाने से पहले?
मेरा बहुत सिंपल नोट में ये मैसेज रहेगा कि मुझे पता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि एवरीवन इज वेरी अपॉलोजेटिक, हर कोई अपने पास्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम, वी ऑल आर फ्रॉम सेम ब्लड, हम सबके एंसेस्टर भगवान राम ही हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन एडमिटिंग कि कल को क्या हुआ हम सब मिलजुल के ही साथ में रहेंगे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ये नहीं मानता हूँ कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा या फिर कोई वर्ल्ड एक ऐसा होगा जहाँ पे देयर विल बी नो मुस्लिम, देयर विल बी नो क्रिश्चियन, हर कोई रहेंगे, हमको रहना है सबको साथ में। लेकिन ये सब सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये लीड करते हैं सीए जैसे मसले को, जो राइट्स हो गए, वो जो आपके अंदर की जो अनअपोलोजेटिक भावना है, जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम सबको इसको प्लीज कोर्स कर, मतलब आई विल से इट इज अ कोर्स करेक्शन, हम सबके लिए कोर्स करेक्शन है। हम सबको एक दूसरे के कल्चर के बारे में समझने की कोशिश करना चाहिए। आपको हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए बिफोर गिविंग द कंक्लूजन कि इसमें क्या प्रॉब्लम थे। तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव और वी कैन डेफिनेटली लिव टुगेदर, वी आर देयर टू लिव टुगेदर। इट्स या थैंक यू वेरी मच आभास जी, नमस्ते। great to have you in our show, or it was a learning process. Thank you very much sir, so Thank kind. you जी, thank you.